हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सीई हिंदी मीडियम में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रहा हूं। अगर आप इस वीडियो में जितने क्वेश्चन बताए जाएंगे उतने कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वही आपके पेपर में आएंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, इतना कर लो, इतना इनफ रहेगा तुम्हारे लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ लेना, आपको वहां पे आपका रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो है एकलव्य स्नातक 1, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम जो पीडीएफ नोट्स हैं वो मिलते रहेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमसे ये पूछ रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों का क्या महत्व है। यानी कि अगर आपको प्राचीन भारत के बारे में जानना है तो उससे आपको क्या है कि कुछ पुरातात्विक स्रोत चाहिए होते हैं, तो उनका महत्व क्या है एग्जैक्टली वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो फिर आइए देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोत बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्राचीन भारत का ज्यादातर इतिहास आपको लिखित में नहीं मिलता। आपको ये पुरानी चीजें मिलती हैं खुदाई के बाद, और उसके लिए आपको जैसे कुछ अभिलेख मिलते हैं, और मतलब जो अभिलेख जो है वो नहीं मिलते हैं प्रॉपर, ठीक है। अभिलेख का मतलब है जिसमें कुछ तो डिटेल होगी ना, मतलब रिटर्न में, वो बहुत ही दुर्लभ है क्योंकि प्राचीन भारत में इतने अभिलेख नहीं थे। ज्यादातर आपको पुरानी पुरातात्विक चीजें मिलती हैं जिनसे आप अपनी हिस्ट्री बनाते हो। लाइक आप मेरे बैकग्राउंड में अगर देख पा रहे हो तो ये सारी वो चीजें हैं जो आर्कियोलॉजी से हमें मिलती हैं, यानी कि जो पुरातत्व है, जो मतलब जब उसमें खुदाई होती है जमीन में, ये चीजें निकलती हैं, इसी से हम अपना इतिहास बनाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, आइए समझते हैं। ये स्रोत प्राचीन भारतीय सभ्यताओं की संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म और दैनिक जीवन के बारे में हमें जानकारी देते हैं। कैसे कि आप अगर कोई पुरानी चीज अगर निकालते हो, मान लो कोई मूर्ति मिली है तो आपको पता चल जाएगा, मान लो कोई भगवान की मूर्ति है तो उनके धार्मिक विश्वास उस टाइम पे क्या थे। या अगर कोई मान लो ऐसे कोई सिक्का मिला है जिसपे कोई राजा का फोटो है तो आपको उस टाइम की राजनीतिक विशेषताएं पता चल जाएंगी, आपको आर्थिक भी पता चल जाएंगी। तो ऐसा ही कोई दैनिक जीवन डेली यूज का सामान निकल गया तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा ये लोग जो है अपने मतलब दैनिक जीवन में क्या यूज करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद है पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है। आखिर जो हम पुरातत्व की बात कर रहे हैं इसमें क्या क्या आता है। स्मारक, यानी कि कोई भी ऐसा मंदिर टूटी फूटी अवस्था में मिला हो, कोई स्तूप मिला हो, कोई महल मिला हो, कोई किला मिला हो जो टूटे फूटे खंडर की अवस्था में है, उसको आपने खुदाई करके निकाला है तो आपको बहुत जानकारी देगा वो मतलब प्राचीन इतिहास के बारे में। शिलालेख है, कोई पत्थर पे कुछ लिखा मिला है, कोई चट्टानों पर, कोई खंभों पर स्तंभ वगैरह जो होते हैं, या कोई धातु की प्लेट पर कुछ लिखा हुआ मिला है तो वो भी आपका पुरातात्विक स्रोत ही माना जाएगा। फिर है कलाकृतियां, यानी कि कोई उपकरण है, कोई टूल्स वगैरह है, मिट्टी के बर्तन है, गहने हैं, मोहरे हैं। हड़प्पा वाली मोहर याद है, 12th क्लास में आपने मोहर पढ़ी होगी, स्टैंप टाइप से, वो गीली मिट्टी के ऊपर लगाते थे, निशान आ जाता था। तो वो भी हमें बताता है ना प्राचीन इतिहास के बारे में। इसके अलावा कई संरचनाएं मिलती हैं, पुराने पुराने शहर खुदाई में मिले हैं, घर मिले हैं टूटी फूटी अवस्था में, जल निकासी की व्यवस्थाएं मिली हैं। जैसे कि आप अगर आज की डेट में जो हड़प्पा नाम की जगह है वो पाकिस्तान में है, आप उधर जाओगे ना तो वहां पे आपको आज भी वो 5000 साल पुरानी नालियां देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा जो कब्र मिलती हैं उसमें क्या क्या दफनाया गया है उसके साथ में कब्र के, उससे भी बहुत जानकारी मिल जाती है। प्लस आपको कुछ जीवाश्म पौधे और जानवरों के कुछ जैविक अवशेष अगर प्राप्त होते हैं तो वो भी जानकारी का एक अच्छा स्रोत है। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में इन सभी चीजों का महत्व क्या है, अब वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी प्रदान करना। प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है जब अपने पास लिखित चीजें नहीं थी। तो पाषाण युग या हड़प्पा सभ्यता जैसे काल के लिए पुरातत्व ही सूचना का एक स्रोत है। जैसे आप पाषाण युग में जाते हो जो बहुत ऐसा युग था जब इंसान पत्थरों से अपने औजार बना रहा था, या लिखित उसको कुछ ज्यादा नॉलेज थी नहीं, तो आपको ये पुरानी चीजें ही आपको जानकारी देती हैं उस टाइम की, ठीक है। और प्रमुख खोज या फिर मेन डिस्कवरी जो है आपको बताऊं, पुरापाषाण युग के औजार
भीमबेटका में गुफा चित्र, भीमबेटका मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहां पे क्या है, गुफा के अंदर कुछ चित्रकारियां करी हुई हैं, तो वो हमें प्राचीन समय के बारे में बता रही हैं। पूरा पाषाण युग बहुत पहले का टाइम था, जिस टाइम पे हमें कुछ औजार मिले हैं पुराने, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो नगरीय योजना है, किस तरीके से वो अपने शहरों को बनाते थे, उनकी सड़कें नालियां कैसी थी, घर कैसे थे, ये सब जब आप देखोगे ना, जब इन सब की डिस्कवरी हो चुकी है ऑलरेडी, तो आपको प्राचीन प्रारंभिक समाज कैसे होते थे, उनका विकास कैसे हुआ था, वो आपको जानकारी यहां से मिल जाएगी प्रॉपरली। फिर है लिखित अभिलेखों में अंतराल भरना। इसका मतलब है कई प्राचीन ग्रंथ धार्मिक या पौराणिक हैं, ऐतिहासिक नहीं है। जो आप पुराने ग्रंथ पढ़ते हो वो धार्मिक दृष्टि से लिखे गए हैं, वो ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं लिखे गए। हो सकता है उसमें कोई पक्षपात हो, भेदभाव हो, तो पुरातात्विक स्रोत पाठ्य अभिलेखों को सत्यापित करने, पूरक बनाने या चुनौती देने में मदद करते हैं। सिर्फ आप लिखे हुए पे विश्वास नहीं कर सकते। अगर आपको पुरातात्विक प्रॉपर एक स्रोत मिल जाता है, सिक्का, कोई मंदिर का टुकड़ा, या फिर कोई ऐसा ही कोई महल का टुकड़ा, कोई नाली का कुछ हिस्सा, या कोई ऐसी चीज मिलती है टूटी फूटी, तो वो और बेहतर स्रोत हो सकती है उस चीज के बारे में जानने के लिए। फिर है अशोक के शिलालेख बौद्ध धर्म के प्रसार की पुष्टि करते हैं। अशोक जो राजा थे, उनके जो शिलालेख हैं, जो पत्थर पे उन्होंने लिखवाया, बौद्ध धर्म का वो प्रचार करते थे। तो वो चीज आपको उससे पता चल गई कि हाँ भाई उस पे लिखा हुआ है कि वो प्रचार करते थे, तो सिंपल है। हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र में जब खुदाई हुई, हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र दो जगहें हैं, ठीक है, इनमें जब खुदाई की गई तो इससे पता चलता है कि हाँ भाई जो महाभारत में जगहें बताई गई है ना, वो खुदाई करी उस जगहों पे, तो हमें बहुत सारे साक्ष्य भी मिलते हैं। तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पुरातात्विक साक्ष्य। सामाजिक और आर्थिक जीवन की अगर आपको जानकारी चाहिए तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं तो आपको पता चलेगा ना उस टाइम पे किस किस कलर के डिजाइन के बर्तन होते थे। ग्रे कलर की बाहर से कोटिंग होती थी, किसी में लाल होती थी, किसी में संतरी होती थी, किसी में काली कोटिंग होती थी बाहर से। तो इसके अलावा इनके बर्तनों में ये लोग स्टोरेज करते थे, ये भी हमें पता चल जाता है, ठीक है। और ये व्यापार किससे करते थे वो भी पता चल जाता है। मान लो हड़प्पा सभ्यता का बर्तन आपको मेसोपोटामिया में मिल रहा है, इट मीन्स उन्होंने व्यापार किया होगा आपस में, जब भी मिल रहा है ना। फिर है मोहरे और सिक्के। तो आपको जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की कुछ मोहरें मिलती हैं, वो हमें बताती हैं कि उस टाइम पे कैसा व्यापार था, कहां कहां तक, दूर दूर तक वो मोहरें मिली हैं। तो मोहरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जानकारी के लिए। वहीं सिक्के आपको राजाओं के बारे में बताते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो सिक्के भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए तो शिलालेख उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जो ये पत्थर होते हैं उन पे जो लिखा जाता है उसको शिलालेख कहते हैं। तो ये ज्यादातर प्राकृत ग्रीक भाषा में आपको देखने को मिलेंगे जो अशोक के शिलालेख हैं। और ये आपको अशोक ने जो जो अपने प्रशासन में अपने काल में किया था वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उनकी जो नीतियां थी वो आपको इन शिलालेखों पर देखने को मिलती हैं। तो शिलालेख काफी इंपॉर्टेंट है हमारी जानकारी के लिए। वहीं स्थापत्य के जो अवशेष होते हैं, मींस जो आपके जो आपने घर वगैरह बनाया था या फिर आपने अपने महल के चारों तरफ जो है चार दीवारी करवाई थी, किलेबंदी करवाई थी, तो वो भी जब मिलती हैं खुदाई में तो इससे पता चलता है। मान लो किसी राजा ने अपने महल के चारों तरफ किलेबंदी करवाई है, इट मींस वो सुरक्षा के लिए ज्यादा चिंतित था, सुरक्षा पर वो ध्यान देता था। सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो ये है। फिर है यहाँ पे धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास। जो आपको अगर पुराने मंदिर मिलते हैं, पुराने स्तूप मिलते हैं बौद्ध धर्म के, बहुत पवित्र जगहें होती हैं ये, जहाँ बौद्ध महात्मा बुद्ध से रिलेटेड चीजों को यहाँ पे दफनाया जाता है और बहुत पवित्र जगह होती है बौद्ध मतलब लोगों के लिए। तो सांची का स्तूप है, ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। ये क्या है, हमें धर्म की जानकारी देते हैं। इन गुफाओं में बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत चित्र हैं। मंदिर आपको सीधा सीधा हिंदू धर्म की बहुत ज्यादा जानकारी दे देंगे, उस टाइम पे कैसा चल रहा था हिंदू धर्म। मूर्तियां और प्रतीक, अगर मान लो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां निकलती हैं खुदाई में तो आपको पता चल जाएगा उस टाइम के लोग ये भगवान को फॉलो करते थे, मानते थे। इसके अलावा जैन और बौद्ध धर्म के रिलेटेड कुछ मूर्तियां हैं, ठीक है, तो उससे भी आपको उस टाइम का समाज पता चल जाएगा, लोग समाज में किस धार्मिक विश्वास को ज्यादा फोकस करके फॉलो करते थे, मानते थे। तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति आपको पता चल जाएगी। औजार मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आज से कई साल पहले उन्होंने कैसे अपने टेक्नोलॉजी का विकास करा। लाइक सिंधु घाटी सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली है वो लिटरली भाई आज की डेट में भी आप कई शहरों में इतनी अच्छी नालियां नहीं होती जितनी नालियां उनकी अच्छी थी।
वहीं ताम्रपाषाण काल में जो लोहे के औजार बने वो आपको बताते हैं कि धातु कर्म की नॉलेज कितनी अच्छी थी, कि धातु से, मेटल से उनको टूल बनाना, सामान बनाना, वो कितना एक स्किल है अपने आप में, एक कौशल है। तो ये आपको तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के बारे में भी इन चीजों से पता चलता है। लेकिन ये जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं इनकी कुछ सीमाएं हैं, इनके अंदर कुछ कमियां भी होती हैं। लाइक कई पुरातात्विक अवशेष समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, तो वो क्लैरिटी नहीं मिल पाती। कोई मूर्ति है, मान लो आधा उसका सर कटा हुआ है, पता नहीं चलेगा ना किसकी मूर्ति है। ऐसे ही है कलाकृतियों की व्याख्या इतिहासकारों द्वारा अलग अलग तरीके से की जाती है। मान लो कि कोई मूर्ति मिली है, समझ नहीं आ रहा शिव जी की है या किसकी है, पशुपतिनाथ की है या कौन से भगवान की है, तो हर इतिहासकार अपनी व्याख्या देगा, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता कि वो मूर्ति आखिर थी किसकी। फिर अभिजात वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह। होता क्या था, ये ज्यादातर जो शिलालेख होते थे, जो अभिलेख होते थे, ये राजा लिखवाते थे, अपनी बातें लिखवाते थे, अपनी बढ़ाई लिखवाते थे, आम लोगों की जानकारी इसमें ज्यादा नहीं होती। तो ये भी एक इसकी कमी है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोतों का महत्व क्या है। ठीक है, अब तो आपने अभी देखा पुरातात्विक स्रोतों को, तो पुरातात्विक स्रोत आपने देख लिए। अब हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत का क्या महत्व है, जो लिखित में जो साहित्य मिलता है अपने को, जो ग्रंथ है हमारे। तो साहित्यिक स्रोत का सिंपल मीनिंग होता है लिटरेरी सोर्सेस, मींस जो भी रिटर्न में आपको मिलता है, जो साहित्य है, प्राचीन साहित्य, वो आपको इतिहास की क्या जानकारी देता है। तो इसमें है भाई, प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए साहित्यिक स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय की क्या राजनीतिक व्यवस्था थी, क्या सामाजिक व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था क्या थी, वो सब आपको रिटर्न में देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आता है, धार्मिक ग्रंथ आते हैं हमारे, वेद, उपनिषद, पुराण, जातक कथाएं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और महाकाव्य आता है हमारा महाभारत और रामायण। धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ आते हैं जो किसी धर्म के लिए नहीं थे बल्कि सेक्युलर ग्रंथ हैं, लाइक कौटिल्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, संगम साहित्य। ठीक है, विदेशी लोगों ने भी कुछ विवरण लिखा है, जैसे मेगस्थनीज नाम से एक यात्री था, वो आया था तो उसने इंडिका नाम से बुक लिखी थी, तो वो है फाइयान हुएनसांग, इनकी जो मतलब जो इन्होंने यहाँ पे आके लिखा। अल-बिरूनी ने भी भारत के बारे में लिखा, हालांकि अल-बिरूनी आप इसको इंक्लूड मत करो, ठीक है, हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इतना काफी है। तो ये 3 से 4 स्रोत हैं जो आपको डीपली पढ़ने हैं। अब इनका महत्व क्या है वो आपको समझना है, ये आपका मेन क्वेश्चन है। तो देखो, राजनीतिक इतिहास को समझने के लिए सबसे बढ़िया होते हैं ये ग्रंथ। जैसे आपको राज्य और राजवंश के बारे में जानना है तो अर्थशास्त्र जैसा ग्रंथ आपको प्रॉपर बताएगा शासन की सही कला क्या है, अच्छे राजा को क्या करना चाहिए, प्रशासन कैसे संभालना चाहिए, डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति कैसी होनी चाहिए आपकी, आप कैसे एक अच्छे राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, तो ये आपको अच्छी खासी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा वंशावली, आप जब पुराण पढ़ोगे, शिलालेखों को आप अगर देखोगे तो उसमें पुराणों में कई राजाओं की पूरी वंशावली लिखी होती है, तो आपको इतना इजी हो जाएगा इतिहास को समझना कि पूरी लाइन से हिस्ट्री मिल जाएगी आपको रिटर्न में। ठीक है, तो इससे बढ़िया क्या होगा भाई। फिर है विदेशी विवरण। अब मेगस्थनीज जैसे जो लोग आए जिसने इंडिका किताब लिखी, वो मौर्य प्रशासन के बारे में एटलीस्ट सब कुछ बता रहा है, सेना के बारे में, प्रशासन के बारे में, समाज के बारे में, तो आपको इजी हो गया ना मौर्य काल को समझना जब इसने अपनी किताब लिख दी। फिर है सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अंतर्दृष्टि। अगर आपको उस टाइम का समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी, तो भाई आप मनुस्मृति पढ़ लो। मनुस्मृति में आपको जो है पूरे समाज की व्यवस्था पता चल जाएगी। आप धर्मशास्त्रों को पढ़ लो, ग्रंथों को पढ़ लो, आपको वर्ण व्यवस्था, समाज में किसकी क्या भूमिका थी, सब पता चल जाएगा प्राचीन समय का। ठीक है, तो ये बहुत रिलायबल सोर्सेस हैं। शिक्षा और सीखना, तो ऐसे ही कुछ एजुकेशनल किताबें भी लिखी गई थी, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी है, जैसे ग्रंथ भाषा विज्ञान में प्रकृति को दर्शाते हैं, जो भाषा की जानकारी आपको सिखाता है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर की भी रचनाएं हैं, किताबें हैं जो आपको वैज्ञानिक जानकारी देती हैं। तो ऐसा नहीं है बस धार्मिक जानकारी थी, हमारे प्राचीन भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी से लेकर भाषा ज्ञान से लेकर हर तरीके के ग्रंथ आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर है धार्मिक विकास। तो धार्मिक विकास के अंदर यहां पे अगर आप देखोगे, हिंदू धर्म
तो इसका मतलब है वेद और उपनिषद प्रारंभिक हिंदू दर्शन और अनुष्ठानों को समझने के लिए बहुत आधारभूत ग्रंथ है। आप अगर प्रारंभिक हिंदू धर्म को समझना चाहते हो तो आपको वेदों से ही पता चलेगा कि हमारा हिंदू धर्म प्रारंभिक अवस्था में कैसा था। और अगर आप बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पढ़ते हो, जैसे त्रिपिटक है, ठीक है, जो पाली ग्रंथ हैं, ये महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है जो आपको महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी देंगे, तो आपको धार्मिक जानकारी भी मिलती है। जैन धर्म के अंदर जो ग्रंथ होते हैं उनको आगम कहा जाता है, तो उनके जो आगम है, जो उनके जो टेक्स्ट हैं, ग्रंथ हैं, वो जैन धर्म के सिद्धांतों को बताते हैं। वहीं भक्ति आंदोलन के समय में जो साहित्य लिखा गया कबीर द्वारा, तुलसीदास द्वारा, या हमारे जो प्राचीन भी अगर साहित्यकार हुए हैं तो उनका भी साहित्य पढ़ लोगे तो भी आपको समाज की बात, मतलब समाज के बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, फिर आगे देखो, आर्थिक और व्यापारिक प्रथाएं। अगर आपको यह जानना है कि उस टाइम की अर्थव्यवस्था कैसे थी, व्यापार कैसा होता था, तो जातक कथा, जो बौद्ध धर्म के अंदर ये साहित्य लिखा जाता था कहानियों के रूप में रोचक बनाने के लिए, जातक कथाएं होती हैं, ये आपको व्यापारिक मार्गों के बारे में बताएंगी कि पुराने समय के व्यापारिक मार्ग कैसे होते थे, किन वस्तुओं का व्यापार होता था, व्यापारी लोग कैसे होते हैं। ठीक है, तो आपको आर्थिक जानकारी के लिए बहुत अच्छा स्रोत है जो आपकी जातक कथाएं हैं। संगम साहित्य पढ़ लो, आपको साउथ इंडिया के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, व्यापार से लेके सब कुछ। रोमन लोगों के साथ भी व्यापार होता था साउथ इंडियन का, वो आपको संगम साहित्य में पता चल जाएगा, तमिल ग्रंथ है। ठीक है भाई, जानकारी अथाह है अपने पास। कला और वास्तुकला में योगदान, आप शिल्पतिक्रम पढ़ लो या कालिदास की रचनाएं पढ़ लो, आपको कला, आपको भारत का जो भी, मतलब भारत के जो मंदिर के जो संरचनाएं होती हैं, महल, स्तूप और स्थापत्य शैली, सब मिल जाएगा, सब जानकारी मिल जाएगी अच्छे से इन ग्रंथों के अंदर। कैसे मंदिर बनाए जाते हैं, कितने प्रकार के डिजाइन होते हैं। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र के अंदर आपको नाटक, संगीत, नृत्य के क्या सिद्धांत होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। उस काल की जो ये सांस्कृतिक बातें हैं ना, संगीत, नाटक, यही तो हमारी संस्कृति है। आपको ये अच्छा खासा इसमें आपको इसकी नॉलेज मिल जाएगी अगर आप ये पढ़ते हो तो। ओके, दर्शन और विज्ञान के लिए अगर आपको थोड़े वैज्ञानिक बातें चाहिए, थोड़ा दार्शनिक बातें चाहिए, तो उसके लिए न्याय सूत्र, सांख्य कारिका, चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता में आपको मेडिसिनल नॉलेज मिलेगी, आपको वहाँ औषधीय ज्ञान मिलेगा, न्याय सूत्र है, सांख्य कारिका है, ये आपको भारत के जो दर्शन, जो भारत की फिलॉसफी है, चिकित्सा को लेकर जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, जो वैज्ञानिक विचार हैं, आर्यभट्ट के विचार हैं, कई सारे सिद्धांत हैं, खगोल शास्त्र के कई सारी किताबें हैं, ग्रंथ हैं, तो बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी आपको प्राचीन भारत में। विदेशी विवरण भी है, जैसे मेगास्थनीज की इंडिका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चीनी यात्री भी आए थे, वेनसांग, फाइयान, उन्होंने भी जो यहाँ आसपास देखा भारत में क्या लोग कर रहे हैं, समाज कैसा है, राजा कैसे हैं, तो वो भी जानकारी का स्रोत अच्छा है। साहित्यिक स्रोत की भी कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे कई ग्रंथ जो हैं जो राजा महाराजा लिखवाते थे वो अतिशोक्तिपूर्ण होते थे, मीन्स राजा महाराजाओं की बड़ाई बढ़ा चढ़ाकर उसमें लिखी जाती थी। धार्मिक फोकस, कुछ ग्रंथ हैं वो धार्मिक ही होते हैं प्रॉपर, हिंदुओं ने लिखा है तो हिंदू अपने ही बारे में सब बताएंगे, बाकियों का नहीं बताएंगे, तो इससे पूरी जानकारी ऐतिहासिक नहीं मिलती उस काल की। फिर कई प्राचीन ग्रंथ फट गए, कई खो गए, कई आगे के पन्ने गायब हैं, तो उससे भी कोई काम के नहीं है वो। भाषा बाधा, प्राचीन भाषाओं को समझने के लिए भी भाई आपको कोई विशेषज्ञ चाहिए ना। अब ये प्राकृत भाषा मैं आपके सामने लाऊंगा, आप थोड़ी समझ पाओगे, तो इससे क्या होता है, कई बारी होता क्या है, व्याख्या सही नहीं मिल पाती कि एग्जैक्ट उसकी व्याख्या क्या है जो उसमें लिखा हुआ है। तो इतना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर एक टिप्पणी लिखिए। मींस हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था वो आपको बताना है, उसकी विशेषताएं आपको बतानी है। तो भाई हड़प्पा सभ्यता आपको पता है एक नगरीय सभ्यता थी, एक शहरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे सिंधु घाटी में रहते थे, वो यानी कि जो सिंधु नदी है उसके आसपास उन्होंने अपना घर बसाया। वो लोग कैसे रहते थे, उनका शहरीकरण कैसा था, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने कभी 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, पहला ही चैप्टर हड़प्पा सभ्यता का था। नहीं पढ़ा तो भी समझ लो कि भाई हड़प्पा सभ्यता वाले आज से 5000 साल पहले कुछ लोग थे, हड़प्पा नाम की जगह पे रहते थे और सिंधु नदी के आसपास उन्होंने अपने घर बनाए थे। तो वो कैसे घर थे, उनके शहर कैसे थे, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, वो अपनी उन्नत व्यवस्थित नगरीय योजना के लिए फेमस है। यानी कि जो उनके शहरीकरण है वो बहुत ज्यादा उसके लिए जानी जाती है। जो शहर जिस तरीके से उन्होंने अपने बना रखे थे
जो विकास कर रखा था। सबसे पहले आता है ग्रिड पैटर्न। हड़प्पा के शहरों की योजना ग्रिड पैटर्न पर बनाई गई थी, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। आप अगर देखोगे हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें हैं, एक सड़क आएगी एकदम स्ट्रेट सीधी, दूसरी सड़क आएगी एकदम स्ट्रेट ऐसे, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इनकी सारी सड़कें समकोण पर काटती थी। ये क्या है ना, एकदम बढ़िया ऑर्गेनाइज लगता है ना, एकदम सीधी सीधी गलियां। सोचो टेढ़ी मेढ़ी गलियां हो कितना अजीब लगता है। अब यही सीधी सीधी सड़कें आएंगी तो सोचो चौड़ी भी होंगी, सीधी होंगी, परिवहन के लिए भी सही है, व्यापारियों के आने जाने के लिए भी सही है। और हवा चलेगी तो भाई एक बारी हवा इधर चलेगी, एक बारी हवा इधर चलेगी, अपने आप मिट्टी भी साफ हो जाएगी, समझ रहे हो। और आवासीय क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए संकीर्ण गलियां भी होती थी। मींस घर से बाहर एक छोटी गली होती थी, वो मेन सड़क से जाके जुड़ जाती थी, ठीक है। और ग्रिड पैटर्न में ही इनकी नालियां भी बनी हुई थी, भाई याद रखना, सड़क के किनारे किनारे इन्होंने नालियां भी बना रखी थी, वो भी डिट्टो ऐसी ही एकदम ग्रिड पैटर्न में आती थी, ठीक है। फिर है शहर का विभाजन। जो हड़प्पा सभ्यता में शहर है, पूरी सिटी है, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है दुर्ग, यानी कि ऊपरी जो कुछ ऊंचा बना हुआ है, एक है निचला शहर जो थोड़ा नीचे बना हुआ है। अब जो ऊपर है वो समझ जाओ कुछ तो स्पेशल होगा उसमें। वहां पे क्या बना था, सभा भवन, जहां पे मीटिंगें होती थी। अगर कोई वहां पे उस टाइम पे राजा महाराजा होते होंगे, अभी कोई कंफर्म नहीं है। अगर वहां पे बहुत ज्यादा अनाज होगा तो स्टोर करने के लिए हो सकता है अन्नगार हो, अन्न भंडार हो, या हो सकता है कि कोई धार्मिक संरचना ऊपर बहुत ऊंचाई पर बनी हो। निचला शहर तो नाम से पता चल रहा है भाई नीचे है, तो आम लोग वहां पे रहते होंगे। तो ये शहर के बारे में देखो इस तरीके से, ये है ऊपरी दुर्ग बना हुआ ऊंचा एकदम, सार्वजनिक कोई कार्यक्रम इधर होता होगा ऊपर, है ना। और ये नीचे है निचला शहर, जो बेचारे आम लोग रहते थे। और इस तरीके से ये था इनका शहरों का पूरा जो था डिजाइन। फिर है उन्नत जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी। जो उनकी नालियां थी, एक तो वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी, सड़क के किनारे किनारे थी, और ऊपर से उनको ढका भी जाता था ताकि बदबू ना आए। और ढक दोगे तो कभी आप पत्थर उठा के सफाई भी कर सकते हो उसकी। घरेलू नालियां भी होती थी, मीन्स घर के अंदर बाथरूम होते थे, उनकी नालियां मेन नाली से जुड़ी हुई थी। मेन होल भी होते थे भाई बने हुए, नियमित सफाई के लिए बनाए गए थे। रख रखाव के ज्ञान को दर्शाता है कि भाई मेन होल वगैरह उन्होंने बना रखे थे, नालियां साफ करनी हो। और कुशल जल निकास प्रणाली ने जल भराव को भी रोका। अब जब जल निकास प्रणाली इतनी अच्छी है, जल भराव क्यों होता है आपको पता है? जब बारिश होती है दिल्ली की सड़कें तैरने लगती हैं, आप वहां पे चल नहीं पाते हो, इतना पानी होता है क्योंकि निकासी अच्छी नहीं है। लेकिन आज से 5000 साल पहले के जो लोग हैं ना, वो हमसे ज्यादा अच्छी नालियां बनाते थे और सड़कें उनकी हमसे ज्यादा अच्छी थी, उनके वहां पे जल भराव नहीं होता था। ओके, तो देखो ऐसी इनकी नालियां वालियां थी, एकदम घर के साइड साइड में बनी हुई थी, एकदम बढ़िया, कभी पानी भरता ही नहीं था। नाली का सिस्टम बहुत अच्छा था। घर भी देख रहे हो कितने अच्छे लग रहे हैं इनके सारे घर, एक तो एक जैसे डिजाइन के थे। इनकी ईंटें भी एक जैसी थी, अभी आएगा आगे ये पॉइंट मैं आपको बताता हूं। ईंटें देखो, ईंटें सभी की एक जैसी थी, एकदम साइज शेप में सब सेम था। मकान सबके एक जैसे होते थे। इससे पता चलता है एक तो तकनीक बहुत इनकी उन्नत थी भाई घर बनाने की, और केंद्रीय योजना, हो सकता है कि किसी ने, कि राजा वाजा ने बनवाया हो भाई सभी घरों को एक जैसा। आप कभी नोटिस करना, हम सबके घर तो अलग अलग होते हैं ना, किसी का घर कैसा होगा, किसी का कैसा होगा। लेकिन अगर सभी एक जैसे मकान हैं, हो सकता है कोई सरकार ही ये मतलब सरकारी जो जो कमरे होते हैं, जैसे स्कूल के कमरे हैं, वो ही एक जैसे होते हैं जो सरकार बनवाती है। तो सरकार या कोई रही होगी उस टाइम पे, कोई राजा रहा होगा जिसने बनवाया होगा एक जैसा। कुएं और जल आपूर्ति, सार्वजनिक और निजी कुएं होते थे, मींस पब्लिकली कुएं होते थे जहां से लोग पानी प्राप्त करते थे। घरेलू भी कुएं, हर घर में भी कुएं पाए गए हैं। तो पता चलता है जल आपूर्ति तो बहुत अच्छी थी भाई, पानी सबको मिलता था, बराबर मिलता था। और धोलावीरा जैसे कुछ शहर हैं हड़प्पा सभ्यता के, जहां पे जल निकास प्रणाली के उन्नत एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। और इन्होंने वर्षा जल को, पानी जो होता है बारिश का, उसको भी इकट्ठा करके रखने का जुगाड़ बना रखा था, और उसके लिए जलाशय वगैरह इन लोगों ने बना रखे थे। इससे पता चलता है कि भाई इनकी सोच बहुत आगे की थी। आवासीय मकान, तो इनकी जो घरों की छतें हैं वो सपाट होती थी, लकड़ी और सरकंडों से बनी होती थी। आंगन होता था घर के अंदर, एक खुला स्थान होता है जहां बैठ के कपड़े को बुनना, सब्जी वगैरह काटना, ये सब होता था आंगन में। दरवाजे वाले कमरे होते थे, मेन सीधे सड़क पर नहीं, मतलब गेट की एंट्री जो है, रूम की एंट्री है, वो बाहर मेन उसका कोई गेट नहीं होता था रूम का। आपको रूम में जाना है तो मेन गेट से अंदर आओगे, पहले चल के जाओगे, फिर उसके बाद आपको रूम के तरफ एंट्री का मौका मिलेगा। सीधा मेन रोड से आप किसी के कमरे
कमरे में नहीं घुस सकते थे। दूसरा, इनके कोई भी खिड़की नहीं मिलती है, तो इससे पता चलता है ये प्राइवेसी रखते थे, गोपनीयता रखते थे। बाथरूम हर घर में है, शौचालय हर घर में है, तो इससे पता चलता है स्वच्छता को लेकर ये लोग बहुत ज्यादा एक्टिव थे, साफ सफाई रखते थे भाई। फिर है सार्वजनिक भवन, कुछ ऐसी इमारतें जो पब्लिकली यूज होती हैं, जैसे अन्न भंडार है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नाम से दो शहर हैं बहुत फेमस, इन दोनों जगहों पर इनको ये ग्रेनरी यानी कि अन्न भंडार मिले हैं, जहां पे अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अनाज हो गया है तो वो उसको यहाँ पे स्टोर कर देते थे, गेहूं चावल वगैरह जो भी है। फिर है महान स्नानगार, बहुत बड़ा एक स्विमिंग पूल टाइप से मिला है स्नानगार। अभी हो सकता है इतना बड़ा कोई अकेला तो नहाता नहीं होगा इसमें, ये कोई धार्मिक कोई रीति रिवाज इसमें होता होगा, पानी भर के लोग खड़े होते होंगे, अर्घ देते होंगे, जैसे छठ पूजा वगैरह में आपने देखा होगा, तो हो सकता है कोई धार्मिक इसमें स्नान किया जाता हो। इसके अलावा सभा मतलब एक बहुत बड़ा हॉल मिलता है जहाँ पे हो सकता है सार्वजनिक सभा होती हो, सभी लोग मिलकर मीटिंग करते हों, प्रशासनिक कोई निर्णय लिए जाते हों, तो ये भी हो सकता है। फिर है वाणिज्यिक एवं व्यापार केंद्र, इसमें है लोथल नाम से एक शहर है, वहां पे बंदरगाह भी मिलते हैं प्रॉपर एकदम, जहाँ पे समुद्री जहाज आ जा सकते थे, तो इससे पता चलता है समुद्री व्यापार भी ये लोग करते थे। बाजार बहुत अच्छे थे, और इनके वहाँ पे क्या है कि प्रॉपर जैसे तराजू होता है वो भी मिला है, उसके बाट भी मिले हैं, तो ये लोगों को पता था वजन क्या होता है, नाप तोल क्या होता है। इसके अलावा इनको मोहरें इनके वहां से हमें प्राप्त होती है, मोहरें जैसे कि एक स्टैंप होते हैं, स्टैंप लगा देते हैं, पता चल जाएगा सामान किसने भेजा है। तो समझ रहे हो, आज से 5,000 साल पहले का दिमाग है इनका भाई, ये सब जो आप देख रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से इनके बंदरगाह वगैरह भी होते थे, व्यापार वगैरह भी ये लोग करते थे। किलेबंदी और सुरक्षा, शहर जो होते थे वो दीवारों से घिरे होते थे, जैसे कि जो दुर्ग है और जो निचला शहर है उसको एक दीवार द्वारा अलग किया गया था, एक चबूतरा सा बना दिया जाता था, दीवार उसको सेपरेट करती थी। तो एक तरीके से आप मान लो हर कोई एंट्री नहीं ले सकता, ठीक है, तो ये सुरक्षा को लेकर भी मतलब इनका बहुत अच्छा था मामला। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पुरापाषाण और मध्य पाषाण संस्कृतियों का सर्वेक्षण प्रदान करें। आपको बताना है विशेषताओं के बारे में, पुरापाषाण और मध्य पाषाण संस्कृतियां कैसी होती थी। ये एक युग है, एक टाइम पीरियड है जो आपको बेसिकली बताया जा रहा है, जहां इंसान बहुत ही अपनी प्राचीन अवस्था में है। अभी जो हम हड़प्पा वगैरह पढ़ रहे थे ना, इससे भी पहले की बात अब आ जाएगी जो हम पढ़ेंगे, जहां पे इंसान, पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, पत्थरों से औजार बनाता था। समय के साथ साथ वो बड़े पत्थर होते थे, जब वो थोड़ा और वो विकसित हुआ तो वो पत्थरों का साइज छोटा होता गया, औजार और अच्छे होते चले गए। तो इस तरीके से आपका ये काल आगे बढ़ेगा। पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल भारत में मानव इतिहास के शुरुआती चरण हैं। स्टार्टिंग में कैसे मनुष्य का इतिहास शुरू होता है, उसने औजार कैसे बनाए, शुरुआती मनुष्य अपना जीवन कैसे जीते थे, उनका पर्यावरण कैसे होता था, वो अपना विकास कैसे कर रहे थे, वो बेसिकली हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है पुरा पाषाण संस्कृतियां, जिसकी समय अवधि है 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक। तो ये जो टाइम पीरियड है, इसके बीच में ये पुरा पाषाण संस्कृतियां हमें भारत में देखने को मिलती हैं, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में। तो सबसे पहले बताऊं, ये पत्थर के औजार बनाते थे, जो मेरे को आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे जो औजार आपको दिख रहे हैं, ये पत्थर के औजार हैं। कुल्हाड़ियां, क्लीवर, चॉपर यानी कि काटने के लिए कुल्हाड़ी वगैरह, देखो इस तरीके के ये औजार है ना, इसी को कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में नाम याद रखोगे तो सही है, कुल्हाड़ी, क्लीवर और चॉपर, इस तरीके से ये औजार होते थे। औजारों का उपयोग शिकार के लिए होता था। बेसिक सी बात है, इंसान अपनी प्राचीन अवस्था में है तो शिकार करेगा वो, और काटने और खुदाई करने के लिए भी यूज होता था इन्हीं औजारों का। मतलब भाई मान लो गड्ढा खोदना है तो उसमें भी औजार लगेंगे, किसी जानवर का शिकार करना है तो उसके अंदर भी औजार का यूज होगा। फिर है शिकारी संग्रहक जीवन शैली। इनका जो लाइफस्टाइल था वो ऐसा था कि सामान को इकट्ठा करो, शिकार करो, इसी से इनका जीवन चलता था। तो पुरा पाषाण काल का जो मनुष्य था वो खाना बदोश था। इसका मतलब है वो खाने की तलाश में इधर उधर रहता था, एक जगह परमानेंटली वो नहीं रहता था, और शिकार करता था, जानवरों को मार के खाता था, फल खाता था, मेवे खाता था, जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो खाता था। और इस तरीके से अभी तक या ना तो भाई उसने खाद्य उत्पादन शुरू किया, यानी कि खेती नहीं कर रहा है वो अभी तक, और ना ही जानवरों को पाल रहा है। अभी वो यही लाइफस्टाइल उसकी चल रही है जो आप देख पा रहे हो। जानवरों को मारो, ठीक है, उसका मांस खाओ, और जो फल फूल जो भी पेड़ पौधे मिल जाएं उसको खा लो, चीजों को इकट्ठा कर लो, और इस तरीके से लाइफस्टाइल चल रही है। रहने की व्यवस्था की बात करें
तो भाई इस टाइम का जो मनुष्य है वो प्राकृतिक आश्रय में रहता था, यानी कि घर नहीं बनाता था, वो गुफाओं में रहता था। जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर भीमबेटका नाम की जगह है, वहां पे आपको गुफाएं देखने को मिलेंगी बहुत सारी। नदियां और जंगल के आसपास जो खुले स्थान होते हैं वहां भी मनुष्य अस्थायी रूप से रहता था, टेम्परेरी, वरना ज्यादातर गुफाओं में। अग्नि का उपयोग, अग्नि के साक्ष्यों से पता चलता है कि पूरा पाषाण काल के मानव इसका उपयोग भोजन पकाने के लिए करते थे। मीन्स ये लोग आग जलाना जानते थे और आग जला के ये क्या करते थे, भोजन पका रहे हैं। जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए भी अग्नि काम आती है। आप आग जला के अगर खड़े हो जाओगे, जंगली जानवर उससे डर जाएंगे आग से, ठीक है। और ठंडा मौसम है तो गुफा में आग जला के बैठोगे तो थोड़ी आपको गर्मी प्राप्त होगी, तो ये अग्नि का उपयोग करते थे। फिर उसके बाद है यहाँ पे हमारा कला और प्रतीकवाद। इनकी कला की बात करें तो चट्टान के ऊपर ये लोग उत्कीर्ण करके कुछ चित्र बनाते थे जिसको पेट्रोग्लिफ कहते हैं, पेट्रोग्लिफ कहते हैं, जो चट्टानों पर चित्र बनाए जाते थे, गुफा चित्र वगैरह। ये हमें मध्य प्रदेश के भीमबेटका में बहुत ज्यादा मिले हैं गुफा चित्र। तो ये जानवरों के चित्र बनाते थे, शिकार करते हुए के चित्र बनाते थे। पता चलता है क्या पता ये इनका मैसेज पास करने का तरीका हो, क्योंकि लैंग्वेज कोई नहीं थी, कोई रिटर्न में कुछ नहीं मिला, तो हो सकता है ये लोग गुफाओं पे चित्र बना के अपने साथियों को इशारा बताते हो कि अब हमें क्या करना है। अब आती है मध्य पाषाण संस्कृति, जिसकी समय अवधि है 10,000 ईसा पूर्व से लगभग 8,000 ईसा पूर्व, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा मनुष्य और ज्यादा विकसित हो जाएगा। कैसे, देखो इसमें क्या है, माइक्रोलिथ आ गए। माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे औजार। औजार थोड़े से और ज्यादा परिष्कृत हो गए, यानी कि थोड़े और अच्छी क्वालिटी के हो गए और छोटे हो गए। जो औजार हैं उनका साइज यहाँ पे छोटा हो जाता है, जिन्हें माइक्रोलिथ नाम से अब जाना जाने लगा। यानी कि जो औजार होंगे वो छोटे छोटे से होंगे। माइक्रोलिथ अक्सर पत्थर से बनाए जाते थे और उन्हें लकड़ी या हड्डी के हैंडल से जोड़कर मिश्रित औजार के रूप में यूज करते थे। तो ये जो पत्थर होंगे इसके पीछे लकड़ी होगी, इसको बांध दिया जाएगा, या फिर किसी जानवर की हड्डी है, हड्डी से भी औजार बनता था, जैसे कि भाला, तीर, ये सब चीजें बनती थी, ठीक है। तो इसमें माइक्रोलिथिक टूल्स आ गए हैं, थोड़े से साइज में छोटे हैं। ये उपकरण शिल्प कौशल और दक्षता में प्रगति को दर्शाते हैं। जब ये औजारों का साइज छोटा हो गया है और अच्छे औजार हो गए हैं, इसका मतलब मनुष्य का विकास हुआ है। मनुष्य का जो शिल्प कौशल है, जो कला है, उसमें विकास हुआ है, मनुष्य और दक्ष हुआ है, ये आपको देखने को मिलता है। जीविका की बात करें, लाइफ वगैरह कैसी चल रही है, तो मध्य पाषाण काल में शुद्ध शिकार संग्रह जीवन शैली से खाद्य उत्पादन के प्रारंभिक रूपों की ओर क्रमिक बदलाव देखा गया। अब जो है, पहले का मनुष्य प्रॉपर क्या करता था, शिकार करता था, लेकिन मध्य पाषाण युग में क्या है, मनुष्य स्टार्ट कर रहा है अभी कृषि वगैरह करना। धीरे धीरे वो सीख रहा है कि कैसे वो खुद से भी कुछ उत्पादन करे, तो अभी धीरे धीरे विकास हो रहा है उसका। इस अवधि के दौरान पशुपालन और अर्ध स्थायी बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। अब यहाँ पे इंसानों ने पशुओं को पालना शुरू किया है। अभी इससे पहले तो पशुओं को मार के खा रहा था वो, लेकिन अब पशुओं को पाल रहा है। और अर्ध स्थायी यानी कि टेम्परेरी ही है, स्थायी तो है लेकिन पूरी तरीके से अभी भी स्थायी घर नहीं बने हैं जो प्रॉपर एक मकान होता है। तो इस तरीके से है भाई, पशुपालन भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा उत्पादन भी शुरू हो चुका है और ये चल रहा है इनका भी। पशुपालन की बात करें तो कुत्ते, भेड़ और बकरियों जैसे जानवरों को पालतू बनाया गया, ठीक है, जिनसे भोजन की आपूर्ति पर मानव नियंत्रण की शुरुआत हुई और इस परिवर्तन ने अधिक व्यवस्थित जीवन की नींव रखी। अब जब ये जानवर खुद पालेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि भाई एक तो उनको वो भोजन भी मिल जाएगा, उसको वो खा भी सकते हैं, प्लस उसको वो पाल रहे हैं क्योंकि वो उनको दूर कहीं जाना है तो भाई वो उसको यूज करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा यही है, अभी तक तो पशुपालन यहाँ पे शुरू हो चुका है, इतना आप याद रखिए। फिर उसके बाद है मौसमी बस्तियां। अब मध्य पाषाण काल का जो मनुष्य है वो मौसम के अनुसार रहता था। कहीं पे मौसम गर्म है तो वो थोड़ी ठंडी जगह पे जाके बस्ती बना लेगा, रह लेगा थोड़े समय के लिए। फिर वहां पे ठंडा मौसम है तो कहीं गर्म जगह पे आ जाएगा और टेम्परेरी झोपड़ी बना लेता था, लकड़ी की, फूस की। देखो इस तरीके से होती है फूस की झोपड़ी, ठीक है, ये टेम्परेरी होती है, कभी भी आप हटा दो, ठीक है, सामान ले जाओ अपना। गुफा कला, मध्य पाषाण काल के दौरान भी गुफा की चित्रकला बहुत ज्यादा चलती थी, यानी कि गुफाओं में मनुष्य अभी भी चित्र बना रहा था और इसमें शिकार करते हुए कुछ दिखाया जाता था। कभी कभी कोई नृत्य करते हुए कुछ उस पर चित्र बना दिया जाता था, या कोई सामुदायिक समारोह कोई चल रहा है, कोई पूजा पाठ का अनुष्ठान हो रहा है, वैसा भी चित्र देखने को मिलता है, जो कि हमें समाज की जानकारी दे रहे हैं। ये जो चित्र हैं ये बहुत अच्छे सोर्स हैं। देखो ये प्रॉपर गुफा के अंदर का चित्र है जो आप देख पा रहे हो। मान लो मैं गुफा के अंदर खड़ा हूं तो
बैकग्राउंड में जो आपको नजर आ रहा है ऐसे ही गुफा चित्र होते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि भाई ये कैसे उस टाइम पे क्या क्या एक्टिविटी करते होंगे। दफनाने और अनुष्ठान, इसका मतलब है मध्य पाषाण काल के मानव दफनाने की रस्म निभाते थे। कोई मर जाता था तो मृत्यु के बाद उसको दफना दिया जाता था और कब्र में कुछ सामान भी रख दिया जाता था, जैसे औजार और कोई कोई आभूषण। तो ये लोग मानते हैं कि मरने के बाद वो दोबारा जन्म, जहां भी आफ्टर लाइफ उसकी होगी, उसमें वो सामान को यूज करेगा जो मनुष्य मरा है। फिशिंग एंड एक्वेटिक रिसोर्सेज, इसका मतलब ये है कि भाई मान लो जो आपकी मछलियां वगैरह होती हैं, तो मछलियां पकड़ने के लिए भी क्या होता था, ये हुक वगैरह से कुछ बनाते थे, जालियां नेट वगैरह भी बनाते थे। तो फिशिंग करते थे भाई, मछलियों को पकड़ते थे, मछलियों का शिकार बहुत कॉमन था, ये लोग मछलियां खाते थे। और बेसिकली अब मैं आपको एक डिफरेंस बताऊं मोटा मोटा, तो पूरा पाषाण और मध्य पाषाण के बीच में औजार जो थे पूरा पाषाण में बड़े होते थे, और होता क्या है कि मध्य पाषाण में वही औजार थोड़े से साइज में छोटे हो जाते हैं। जीवन शैली की बात करूं तो पूरा पाषाण का मनुष्य खाना बदोश था, शिकारी था प्रॉपर तरीके से, लेकिन मध्य पाषाण में थोड़ा वो पालतू बनाने लगा जानवरों को, और थोड़ा थोड़ा अर्ध खाना बदोश, खाना बदोश अभी भी है लेकिन थोड़ी थोड़ी वो शुरुआत कर रहा है खुद से उत्पादन करने की। आश्रय की बात करें तो भाई पूरा पाषाण का मनुष्य पूरी तरीके से गुफा में रहता था, लेकिन मध्य पाषाण का मनुष्य झोपड़ियां बनाने लगा था। मौसमी, जहां पे ठंड है तो वो गर्म जगह चला जाएगा, गर्मी है तो ठंडी जगह आ जाएगा। कला की बात करें तो बेसिकली पूरा पाषाण काल का मनुष्य गुफा चित्र बनाता था, लेकिन मध्य पाषाण का मनुष्य थोड़ा और ज्यादा टॉपिक्स को ऐड करके गुफा चित्र बनाने लगा। खाने की बात करें तो पूरा पाषाण काल का मनुष्य शिकार करता था, खाना इकट्ठा करता था, लेकिन मध्य पाषाण काल का मनुष्य शिकार भी करता था, खाना इकट्ठा भी करता था जंगलों से, और मछलियां भी पकड़ता था। और पशुपालन की बात करें तो पूरा पाषाण का मनुष्य पशु नहीं पालता था, लेकिन मध्य पाषाण का जो मनुष्य है वो कुत्ते जैसे जानवरों को पालता था। तो इस तरीके से ये एक बेसिक डिफरेंस आपको पता चल जाएगा जो मैंने बता दिया है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक एवं उत्तर वैदिक काल की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा करें। यानी कि जो आपका वैदिक काल था उसका प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल दोनों का टाइम पीरियड अलग था, तो उस टाइम पे आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या थी वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, भारतीय इतिहास में वैदिक काल जो है, जिसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, लगभग 1500 से ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इसको दो भागों में हम बांटते हैं। एक है प्रारंभिक वैदिक काल जिसको ऋग्वैदिक काल भी कहा गया है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो अब इस टाइम पे होता क्या है कि भाई वेदों की रचना हो रही है, उस टाइम की जो सोसाइटी है बहुत सारे उसमें बदलाव आ रहे हैं, वो अब आपको देखना है बदलाव क्या है। आर्थिक स्थितियां देखेंगे सबसे पहले। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच आर्थिक अर्थव्यवस्था में क्या क्या इसमें विशेषताएं थी वो मैं आपको बताऊंगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी भाई, लोग पशुपालन करते थे, अपने जानवरों पर, मवेशियों पर ही आधारित थे। मवेशी में गौ होती थी, गाय मतलब गौ माता जो हमारी गाय है, तो इसे धन का एक माप माना जाता है, यानी कि गोधन जो गाय है उसी को धन माना जाता था। और अक्सर आप कह सकते हो कि भाई जो लोग हैं अपने मवेशियों पर ज़्यादा निर्भर थे, और अर्ध खाना बदोश जीवन शैली के कारण सीमित कृषि बहुत कम थी अभी इस पीरियड में, और लोग जानवर पालते थे, ज़्यादातर मवेशियों पर निर्भर रहते थे। जीविका कृषि, लोग कृषि बहुत ज़्यादा नाम मात्र की करते थे। मुख्य रूप से जौ की खेती होती थी जिसमें ज़्यादा उत्पादन भी नहीं होता था, उतना ही बस जितना आपको चाहिए। लकड़ी के हल और साधारण औजारों का उपयोग होता था, ठीक है, लकड़ी के हल यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, और औजार जो हैं बहुत ही ज़्यादा साधारण से हैं जो यूज़ हो रहे हैं। गैर मौद्रिक अर्थव्यवस्था, यानी कि मुद्रा नहीं थी, व्यापार बहुत कम था, होता भी था तो वो लेन देन वैसा होता था जिसको हम कहते हैं आप सामान लो, मैं आपको कोई और सामान दे दूंगा बदले में, ठीक है। तो मवेशी, अनाज और आवश्यक वस्तुओं की आदान प्रदान की वस्तु विनिमय प्रणाली थी, सामान के बदले सामान। फिर है हस्तशिल्प, ये क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन जिसमें काली कोटिंग, लाल वाली कोटिंग, ऐसे बर्तन होते थे, ये बहुत आम है। बुनाई ये लोग कर लेते थे। औजार और आभूषण जो हैं ये लोग जो है तांबा और कांसा जैसी धातु का यूज़ करते थे, तो हस्तशिल्प इनका कौशल बहुत अच्छा था। आर्थिक स्थितियां अगर अब उत्तर वैदिक काल की देखें जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का टाइम है, बाद का थोड़ा और आगे का, तो इसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आ जाएगा भाई। इसमें क्या है कि कृषि का विस्तार,
ठीक है, आपका कृषि का विस्तार देखने को मिलता है। उपजाऊ गंगा यमुना के जो मैदान है, यानी कि गंगा नदी यमुना नदी के आसपास के एरिया है, वहाँ पे कृषि होने लगी है। और जौ और गेहूं के साथ साथ चावल जैसी नई फसलें भी उगाई जाने लगी हैं। और लोहे के हल यूज़ हो रहे हैं, औजारों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, तो उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, तो उत्पादकता बढ़ी है। अधिशेष उत्पादन, इसका मतलब है कृषि अधिशेष के कारण शहरों का विकास हुआ और व्यापार में वृद्धि हुई। अब ये लोग जो उगा रहे हैं, एक्स्ट्रा में भी इनके पास बच जा रहा है, सरप्लस जो फालतू है, तो उससे क्या है, ये लोग व्यापार कर ले रहे हैं, तो गांव अधिक आत्मनिर्भर हो गए हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि व्यापार कर लेंगे ना, जो उनका जो एक्स्ट्रा बच रहा है उनके पास। पशुपालन ये लोग कर रहे हैं, मवेशी केंद्रीय स्थान पर ही रहे इसमें भी, लेकिन घोड़े और बकरी भेड़ जैसे अन्य नए जानवर भी अब पालतू बना लिए गए। ठीक है, तो पशुपालन है। धातुओं का उपयोग हो रहा है, तो लोहे के औजार और हथियारों के इस्तेमाल ने कृषि और शिल्पकला में क्रांति ला दी, क्योंकि जब औजार नए नए होंगे, अच्छे होंगे, तो धातु का यूज होगा, लोहे के औजार आएंगे तो खेती भी अच्छी होगी। और धातु कर्म यानी कि धातु से सामान बनाना, ये भी एक विज्ञान होता है भाई, तो इससे इनकी स्किल्स का पता चलता है, स्किल्ड हो रहे हैं ये लोग, आभूषण बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं। ठीक है, तो ज्ञान बहुत ज्यादा है। अब राजनीतिक परिस्थितियां देख लेते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल की सबसे पहले, फिर उसके बाद वाले वैदिक काल की, जो आपका लेटर वैदिक पीरियड है, उत्तर वैदिक काल है। तो प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, जनजातीय समाज होता था, समाज जो है वो जनों में संगठित था, यानी कि जनजातियों में बटा हुआ था, उनका प्रमुख जो है वो राजन कहलाता था। और राजन का चयन, राजन कौन बनता था किसी भी कबीले का, जो बंदा वीरता के साथ जीता है, जो एकदम गदर इंसान है, समझ रहे हो, एकदम पावरफुल है, जो लीडरशिप क्वालिटी है जिसके अंदर। वंशानुगत नहीं होता था कि मैं राजा हूं तो मेरा बेटा राजन बनेगा, नो, आप अगर डिजर्व करते हो तो ही राजा बनोगे। सभा नाम से एक असेंबली होती थी, तो राजनीतिक व्यवस्था में अगर आप अर्ली वैदिक पीरियड को पढ़ते हो, यानी कि जो आपका ऋग्वैदिक काल है, उसमें सभा और समिति नाम से दो सभाएं होती हैं। सभा में बुजुर्ग लोग होते थे, प्रमुख व्यक्ति होते थे, वहाँ वो राजन को सलाह देते थे कैसे कैसे करना है। समिति एक आम सभा थी जहाँ सभी जनजाति के लोग आके बैठते थे और अपनी अपनी सलाह देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से देखो सभा समिति का काम चलता था, जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते चलना यार, और कमेंट में बताते रहा करो कि आपको मजा आता है या नहीं। फिर है राजन की सीमित शक्ति। राजा वैसा राजा नहीं था जैसे आज आप समझ रहे हो राजा सब करता है, नो। राजन को बड़े बड़े निर्णय के लिए सभा और समिति से ही सब पूछना पड़ता था, सभा समिति एग्री करेंगे तो ही वो निर्णय लेगा। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी भाई, जरूरत पड़ने पर जनजातीय योद्धा लड़ाई में शामिल होते थे, सेना नहीं थी, जो जनजाति के लोग हैं वही शामिल हो जाते थे लड़ाई लड़ने के लिए। ज्यादातर लड़ाइयां पता है किस पे होती थी, उसने मेरी गाय चुरा ली, उसने मेरा घोड़ा चुरा लिया, उसने मेरा कुत्ता चुरा लिया, यानी कि मवेशियों को लेकर लड़ाइयां होती थी। वंश आधारित नियम, सत्ता और निर्णय लेने का अधिकार कुलों के बीच वितरित किया गया, जिससे विकेंद्रीकृत प्रणाली सुनिश्चित हुई, यानी कि जितने भी कुल होते थे सभी मिलकर निर्णय लेते थे, सभी जनजाति के लोग, सभी कुलों के लोग आते थे, अपनी बात बताते थे, तो एक तरीके से शक्ति को बांट दिया। राजनीतिक परिस्थिति की बात करें अब हम वैदिक काल के उत्तर वाला जो टाइम है, लेटर वैदिक पीरियड, जो कि आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व का है, इसमें क्या बदलाव आया पॉलिटी में। सबसे पहले तो राज्यों का गठन होने लगा। अब जो वो जो होते हैं वो जनपद बन गए, यानी कि वो बड़े बड़े राज्य बन गए, जो छोटे छोटे कबीलों में छोटे छोटे क्षेत्र थे, अब वो बड़े बड़े जनपद बनने लगे। ठीक है, और क्षेत्रीय राज्य बन गए। उदाहरण के लिए कुरु, पांचाल, कौशल, अवंती, विदेही, ये सब क्या है, जनपदों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो जनपद यानी कि जहां जन अपना पद यानी कि अपना पैर रखे, तो जहां ज्यादा लोग रह रहे हैं, बड़ी जनसंख्या है, वो जनपद बन गया वो पूरा एरिया। वंशानुगत राजतंत्र, यानी कि जो राजन का जो वो था वो भाई वंशानुगत हो गया, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा ने फिर यज्ञ करवाने शुरू करे, राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, यानी कि अब यज्ञ वगैरह भी प्रथाएं आ गई जो पहले नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यज्ञ प्रथा देखने को मिलेगी जो राजा करवाता था ब्राह्मणों से। सभा और समिति का पतन, इस टाइम पे क्या है, पहले तो आपने पढ़ा सभा समिति से पूछ के सब करना पड़ता था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में सभा समिति की वैल्यू थोड़ी कम हो गई थी, और सभाओं में ज्यादातर ना अमीर लोग वो ज्यादा थे, लोकतंत्र कम हो गया, और अमीर कुलीन वर्ग के लोग ज्यादा आ गए सभा समिति में, राजन के ही बंदे उसमें बैठे हैं, समझ रहे हो, लोकतंत्र थोड़ा कम हो गया था। स्थायी सेना, प्रारंभिक काल के विपरीत इस टाइम पे राजाओं ने स्थायी सेना बनाए रखने की कोशिश करी, परमानेंट आर्मी रखने लगे। पहले कबीले के लोग लड़ लिया करते थे, अब इनके खुद की आर्मियां थी। नौकरशाही,
यानी कि अब राजा जो है अपने साथ अधिकारी रखता था, पुरोहित, सेनानी यानी कि सेना कमांडर, ग्रामीणी यानी कि ग्राम का प्रधान, अब सारे अधिकारी बन गए, नौकरशाही प्रॉपर आ गई जो पहले नहीं थी। कानून की व्यवस्था आ गई भाई, शासन के आधार के रूप में धर्म पर जोर दिया गया, यानी कि सभी अपने धर्म का पालन करो, कानून का पालन करो। दंड लगाया गया सभी के ऊपर, कर वगैरह लगाए जाने लगा, टैक्स वगैरह लगाए जाने लगा, समझ रहे हो। और ये बदलाव आए हैं सारे जो पहले वाली व्यवस्था में बिल्कुल भी नहीं थे। तो आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और बुद्ध की शिक्षाओं के उदय के लिए जो है मतलब कारक कौन कौन से थे। ठीक है, कि आखिर बौद्ध धर्म जो है उसका उदय क्यों हुआ, ठीक है, वो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या हैं, बेसिकली ये आपका सवाल है। बौद्ध धर्म और बुद्ध की शिक्षाओं के उदय के लिए जिम्मेदार कारकों का विश्लेषण करो। ठीक है, तो आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध का नाम आप सभी ने सुना होगा, ठीक है, और बौद्ध धर्म का नाम भी आप सभी ने सुना होगा, बुद्धिज्म। तो आखिर हमारे समाज में बुद्धिज्म का उदय हुआ क्यों, ये जो बौद्ध धर्म है क्या कारण थे कि उसका उदय होता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो बौद्ध धर्म के उदय के कारक मेन जो है आपको वो बताने हैं, ज्यादा अंदर नहीं घुसना। तो सबसे पहला है सामाजिक कारक, इसमें है कठोर जाति व्यवस्था। हमारे प्राचीन भारत में क्या था, जो हमारा वैदिक धर्म था, जो हमारे शास्त्र थे, उसमें जातियों का वो वर्गीकरण किया हुआ था, वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, कुछ जातियों को निम्न जाति बोल दिया गया था, चाहे वो शूद्र हो या वैश्य हो। तो वो लोग बहुत नाखुश थे कि यार हमें ऐसा निम्न जाति क्यों बोली जा रही है। और किसी किसी को तो बहुत ज्यादा अधिकार, स्पेशल अधिकार मिले हुए थे कि वो तो भाई समाज में ऊंची जाति के लोग हैं। तो ऐसा चल रहा था मामला। फिर है निम्न वर्गों का उत्पीड़न। होता क्या था, जिन लोगों को निम्न वर्ग में रखा गया था उनके साथ छुआछूत जैसी घटनाएं आए दिन होती थी। या मतलब लोगों को क्या है कि मतलब ये चाहिए था कोई ऐसा धर्म हो जहां समानता हो, जहां हम सभी को इक्वालिटी के साथ देखा जाए। तो वो अभी तक और किसी धर्म में नहीं था। महिलाओं का बहिष्कार। होता क्या था, वैदिक प्रथाओं में अक्सर महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से बाहर रखा जाता था। जो हमारा वैदिक अगर धर्म था, वेदों के अकॉर्डिंग महिलाओं को इतने अधिकार नहीं थे। पुरुषों का ज्यादा अधिकार, दबदबा आप कह सकते हो, पुरुष प्रधान समाज था उस टाइम का। तो ऐसे में बौद्ध धर्म तो सभी को अधिकार देता था बराबर के, महिला पुरुष को वो इक्वल समझता था। तो लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुए। धार्मिक कारक की बात करें तो जटिल अनुष्ठान। वैदिक धर्म के अंदर क्या है, केवल ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले जटिल अनुष्ठानों के कारण तेजी से अनुष्ठानात्मक और आम लोगों के लिए दुर्गम होता गया। हुआ क्या कि जो वैदिक धर्म था उसमें ब्राह्मण ही ज्यादा से ज्यादा अनुष्ठान करते थे, और वो अनुष्ठान जो पूजा पाठ थे बहुत जटिल होते थे। लेकिन आज जो आम लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता था अनुष्ठान करवा पाना, पूजा पाठ बहुत महंगा हो गया था उनके लिए, इतनी पूजा पाठ के तरीके आ गए थे। तो ये इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस वजह से भी उन्हें बौद्ध धर्म अच्छा लगा लोगों को। अत्यधिक बलिदान। होता क्या है, पशु बलि पर जोर देने की आलोचना कर अपने अपव्ययी होने के कारण की गई, जिससे बौद्ध धर्म की अहिंसक शिक्षाएं आकर्षक हो गई। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो उस टाइम पे जो हमारा समाज था वो बहुत ज्यादा पशु बलि और ये सब कर रहा था, जानवरों की हत्या। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है, हिंसा नहीं होती, अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है। तो लोगों को बौद्ध धर्म इस वजह से भी अच्छा लगा। आर्थिक कारक की बात करें, व्यापार और वाणिज्य का उदय। होता क्या है, उभरते व्यापारी वर्ग को नैतिकता, अहिंसा और सादगी पर बौद्ध धर्म का ध्यान आकर्षक लगा। हुआ क्या, जब लोगों ने देखा, जो लोग व्यापारी थे, जैसे जो वैश्य कैटेगरी के लोग थे, उनको लगा कि भाई बौद्ध धर्म तो नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, हिंसा नहीं करते ये लोग, बिल्कुल सादगी के साथ रहते हैं। तो बहुत उन्हें अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि उनकी जरूरत यही थी कि एकदम सादगी भरा जीवन जीना था उनको, और उनकी जरूरतें पूरी हो रही थी, इसलिए वो उस धर्म में चले गए। फिर है शहरीकरण। राजगीर और वाराणसी जैसे शहरों के उदय ने एक ऐसे धर्म की मांग पैदा की जो ग्रामीण अनुष्ठानों के बजाय शहरी निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करे। अब नए नए नगरों का विकास हो रहा था, शहरों के लोगों को भी चाहिए था कोई ऐसा धर्म हो जो हमारी शहरी डिमांड को पूरी करे, हमारे विचारों को वो समझता हो कि भाई हम शहर के लोग हैं। क्योंकि जो उस टाइम का जो हमारा धर्म था वो ग्रामीण लोगों को ज्यादा साथ लेकर चलता था। तो ऐसे में बौद्ध धर्म ने शहरी विचारों को भी मतलब साथ रखा। राजनीतिक कारक की बात करें, मगध का समर्थन। यानी कि मगध के कुछ शासक हुए हैं, राजा बिंबिसार, बाद में अशोक, उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिससे बौद्ध धर्म का विकास हुआ, एक सहायता मिली बौद्ध धर्म के विकास में। फिर है करिश्माई नेतृत्व। महात्मा बुद्ध जी जो थे उनको एक तरीके से बहुत ही ज्यादा करिश्माई माना जाता था कि उनकी बातें लोगों को अच्छी लगती थी।
लोग उनके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, उनकी पर्सनैलिटी से, लोग उनकी शिक्षाओं को बहुत अच्छे से समझते थे और लोगों ने उनसे जुड़ना ही अच्छा समझा। तो इनका नेतृत्व बहुत अच्छा था। अब महात्मा बुद्ध ने क्या क्या शिक्षाएं दी हैं अपनी मेन वो मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं, 4 ऐसे सत्य। पहला है दुख। वो कहते हैं जीवन में दुख है, सभी के साथ दुख है, चाहे शारीरिक दुख हो, भावनात्मक दुख हो या कैसा भी दुख हो, मानसिक दुख हो, आपके जीवन में दुख है, हर किसी के जीवन में होता है। दुख का कारण है आपकी इच्छा। अगर आप ज्यादा इच्छा रखते हो तो आपको दुख होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आज एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप दुखी हो जाओगे कि यार काश मेरे पास आईफोन होता। या फिर अगर आपके पास नॉर्मल पीसी है तो आप सोचोगे काश मेरे पास वो मतलब एप्पल वाला पीसी होता, या मेरे पास ये होता, आज मेरे पास ये टाटा की गाड़ी है, काश मेरे पास ऑडी बीएमडब्ल्यू होती। आपकी जो इच्छा है वही तो आपको दुख देती है। तो आपके दुख का कारण क्या है? आपकी इच्छा। और इच्छा और ये जो आपकी आसक्ति है, जो आपकी इच्छाएं हैं, अगर आप इन पे काबू पा लो तो आपका दुख खत्म है भाई। आप सेटिस्फाई रहो, जितना आपको ऊपर वाले ने दिया है उतने में आप खुश रहो, तो आपको कभी दुख होगा ही नहीं। फिर उसके बाद है दुख निवारण के लिए इन्होंने एक मार्ग बताया है, वो है अष्टांगिक मार्ग। 8 बातें बताई हैं महात्मा बुद्ध ने। आप अगर उस बात पर चलोगे, अमल करोगे तो आपको कभी जीवन में दुख नहीं आएगा। वो है, सबसे पहला है सही दृष्टिकोण, यानी कि वास्तविकता की प्रकृति और 4 आर्य सत्यों को समझना। जो ये 4 बातें बताई हैं, अपना दृष्टिकोण ऐसा बना लो कि आपको इच्छाएं कोई नहीं रखनी है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका दृष्टिकोण सही होना चाहिए। सही इरादा, यानी कि आपके इरादे सही हो, आप त्याग की भावना रखो, सद्भावना के साथ जियो, अहिंसा की मानसिकता, यानी कि किसी के साथ कोई मारपीट, लड़ाई झगड़ा, हिंसा आप मत करो, ठीक है, ऐसा वो कहते हैं। फिर है सही भाषण, यानी कि जो बात बोलते हो उसको सही बोलो, झूठ मत बोलो, गपशप और हानिकारक शब्दों से बचो। किसी के बारे में बैक बिचिंग करना, किसी के बारे में उल्टा बोलना, ये सब बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सही कर्म, यानी कि आप कोई भी हिंसात्मक कर्म मत करो, अहिंसक अपने कर्म रखो, नैतिकता रखो, अपने व्यवहार में अपना बिहेवियर अच्छा रखो, सही काम करो, गलत कामों में मत शामिल हो। फिर है सही आजीविका, अपना जो भी काम करते हो वो सही तरीके से आप अपना काम करो, ठीक है। आप काम के लिए मतलब ये मत करो किसी जानवर को मार के पैसा कमा रहे हो, हथियारों से, या कोई नशीले पदार्थों को बेचकर पैसा कमा रहे हो। अपने पैसे को ऐसा व्यवसाय अपना चुनो, अपना बिजनेस ऐसा चुनो जिससे दूसरों को नुकसान ना हो। फिर है सही प्रयास करो, यानी कि अपनी मानसिकता सकारात्मक रखो, पॉजिटिव रखो, हानिकारक स्थितियों से बचना, यानी कि आप नेगेटिव मत सोचना, कुछ गलत गलत मत सोचना, बुरा मत सोचना। और सही सतर्कता, हमेशा अपनी भावनाओं और विचारों के प्रति जागरूक रहो, सतर्क रहो जितना हो सकता है। सही ध्यान, यानी कि ध्यान एकाग्रित करो, ठीक है, और अपना जो है मेडिटेशन करो, कंसंट्रेशन बढ़ाओ, ताकि आपकी जो है चेतना अच्छी हो और आप सोच विचार अच्छे से कर पाओ, जवाब अच्छे से दे पाओ, ठीक है। फिर वो कहते हैं नैतिक और सामाजिक शिक्षाएं। ये तो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की 8 बातें आपको बता दी। इसके अलावा कुछ कॉमन सी शिक्षा है जो हर धर्म देता है। एक तो अहिंसा, भाई किसी प्राणी को मारो मत, सभी के प्रति करुणा भाव रखो। और समानता, यानी कि जाति पाति में विश्वास मत रखो, सभी को बराबर समझो, जिसकी क्षमता है जितनी उसको उतनी ही इज्जत दो। अगर वो क्षमता उसमें नहीं है और आप उसको इज्जत दे रहे हो कि भाई वो तो ऊंची जाति का है, तो ऐसा करना गलत है। वैराग्य, यानी कि आप चीजों को त्याग दो। ये जो भौतिक संपत्ति है, पैसा, धन दौलत, गाड़ी, ये सब बेकार की चीजें हैं, ये सब मत करो, ठीक है। ये 3 बातें आप यहां से याद रखिएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म और उसके प्रचार के लिए उसके द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करें। यानी कि अशोक का धम्म क्या है? अब ये धम्म कोई धर्म नहीं है, ये धम्म जो है ना, ये कुछ ऐसी नीतियां हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अशोक ने बताई हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। तो भारत के महानतम सम्राटों में से एक हैं अशोक, जिन्होंने 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मौर्य साम्राज्य पर शासन किया था। और एक इन्होंने लड़ाई लड़ी थी जो कि थी कलिंग की लड़ाई। कलिंग के युद्ध के बाद इनको ना बहुत बुरा लगा था, क्योंकि कलिंग के युद्ध में बहुत लोग मारे गए थे, तो इनको वो इतना खून खराबा देखकर अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इन्होंने अपनी नैतिक बातें लोगों को बताई कि आप जो है अच्छे से रहो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों का भी सम्मान करो, किसी के साथ मारपीट मत करो। अब ये सारी बातें क्या थी?
ये भी मैं आपको समझाऊंगा। हालांकि ये समझ लेना कि अशोक ने ये सारी अच्छी अच्छी बातें ही बताई थी, ये कोई धर्म नहीं था, ये सिर्फ अच्छी बातें, नैतिक बातें थी। और इसके कारण ये भी माना जाता है कि अशोक का पतन हो गया, क्योंकि वो एक महान सम्राट था, लड़ने वाला, लड़ाई जीतने वाला, लेकिन जब उसने हिंसा को छोड़ दिया तो उसके बाद उसका पतन भी हो गया उसके बाद से। इसके कारण एक्स्ट्रा पॉइंट था, बता दिया मैंने आपको। अशोक का धम्म क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। तो धम्म की परिभाषा क्या है? अशोक का धम्म सत्य, अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता को बताता है। हमेशा सच बोलो, हिंसा मत करो, करुणा भाव रखो लोगों के लिए, और लोगों की बातों को सहना सीखो, बातों को समझो, सहिष्णु बनो, ठीक है। और ये बौद्ध धर्म से ही इन्होंने लिया था ये सब कुछ, क्योंकि बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया था, ठीक है। लेकिन ये सभी धर्मों को, लोगों को ये इनकी बातें अच्छी लगी, ऐसा नहीं है बस बौद्ध धर्म वाले ही इनको पसंद करते थे, नहीं, सिद्धांत तो अच्छे हैं। जैसे सबसे पहला सिद्धांत है अहिंसा, यानी कि जीवित प्राणियों को नुकसान मत पहुंचाना यार, चाहे वो कोई भी जानवर है, मनुष्य है, किसी को कोई नुकसान मत पहुंचाओ, दयालु बनो, सभी धर्मों का सम्मान करो, कोई किसी भी धर्म से आता है, ठीक है, उसको इक्वल ही आप रिस्पेक्ट दो। और दया और करुणा, यानी गरीबों की मदद करो, जो बूढ़े लोग हैं उनकी मदद करो, बीमारों की देखभाल करो। सामाजिक सद्भाव का मतलब है परिवार के सदस्य, पड़ोसी और समुदायों के बीच सम्मान, यानी कि आप अपने परिवार में सभी का सम्मान करो, अपने पड़ोसियों की रिस्पेक्ट करो, अपने समुदाय मीन सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको जो है रिस्पेक्ट दो। सत्यनिष्ठता, यानी कि दैनिक जीवन में, आपकी डेली लाइफ में आप ईमानदार रहो, सच बोलो, झूठ बोलने से बचो। और इसके अलावा नैतिक कर्तव्य, यानी कि अच्छे काम करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, एकदम लगन लगा के। पर्यावरण के प्रति जागरूक रहो, जो आपके पेड़ पौधे हैं इसको काटो मत, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करो, जो जंगली जीव हैं उनको नुकसान मत पहुंचाओ। तो ये बातें हैं। धम्म के प्रचार के लिए इन्होंने क्या कदम उठाए? अब ये अच्छी अच्छी बातें तो आपको पता चल गई, इन्होंने ये बातें लोगों तक कैसे पहुंचाई वो मैं आपको समझा देता हूं। तो इन्होंने शिला और स्तंभ शिलालेख, यानी कि इन्होंने पत्थरों पर बड़े बड़े लेख लिखवाए, और शिलालेखों पर इसने, अशोक ने जो है अपने वो सभी धम्म के जो जितने भी सिद्धांत थे वो लिखवा दिए, ठीक है। इन शिलाओं के ऊपर ये सब लिखा होता था, जो कि आम भाषा में लिखा जाता था, प्राकृत में भी लिखा गया था। बड़े बड़े स्तंभ भी मिले हैं जिसके ऊपर ये जानकारियां लिखी हुई हैं, गुफाओं पर भी इन्होंने लिखवाया है। तो आप मान सकते हो कि ये एक मैसेज पहुंचाने का तरीका था। और सारनाथ और सांची का स्तूप अगर आपने देखा है तो उधर भी आपको देखने को मिल जाएंगे इनके सिद्धांत। और इनके शिलालेखों में भाई यही नैतिक बातें लिखी होती थी, सभी का सम्मान करो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, जो जो हमने पीछे डिस्कस किया वही सब होता था लिखा हुआ। धम्म महामात्रों की नियुक्ति, ये वो अधिकारी होते थे जो धम्म का प्रचार करने के लिए जिम्मेदार थे, तो इनको नियुक्त किया था अशोक ने। बोला कि भाई धम्म का जो है पूरी तरीके से इसको इंप्लीमेंट करवाना है, जो धम्म की बातें हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं सभी तक पहुंचनी चाहिए। तो धम्म महामात्र नाम से अधिकारी लोग होते थे जिनको नियुक्त किया गया था केवल इसी काम के लिए। पशु कल्याण को बढ़ावा देना, अशोक ने पशु बलि और कुछ प्रकार के शिकार पर भी प्रतिबंध लगाया। इन्होंने बोला पशुओं की बलि नहीं होगी और मेरे साम्राज्य में शिकार नहीं होगा। उन्होंने पशु अस्पताल भी बनवाए यार, जहाँ पे एनिमल हॉस्पिटल्स वगैरह भी बनवाए, और मतलब जीव जंतुओं के भले के लिए इसने बहुत काम करे। फिर है बुनियादी ढांचे का निर्माण, यात्रियों के लिए, आम जनता के लिए सड़कें बनवाई, विश्राम गृह यानी कि रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, कोई बहुत लंबी यात्रा करके आ रहा है तो वो रेस्ट कर पाएगा, और कुएं बनवाए ताकि पानी वगैरह मिल जाए। लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत काम किया। तो ये सब उनके प्रयास थे। मिशनरी गतिविधियां, इसका मतलब है अशोक ने अपने धर्म के सिद्धांतों को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए कुछ लोगों को भेजा बौद्ध धर्म के, और वो श्रीलंका गए, दक्षिण पूर्व एशिया में गए, मध्य एशिया में गए, और बौद्ध धर्म को दूर दूर तक फैलाने में ये जो है सम्राट अशोक का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगला प्रश्न है सातवाहनों के अधीन राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास का वर्णन करो। तो जो सातवाहन राजा है उनके राजनीतिक सांस्कृतिक विकास के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सातवाहन राजा, आपने कभी इनके बारे में 12th क्लास में भी जरूर पढ़ा होगा अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हो। नहीं पढ़ा तो आपको समझाता हूं कि इनका ये राजनीतिक सांस्कृतिक विकास कैसे हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सातवाहन कहां पर थे? देखो, जो आज आपका ये मध्य भारत का और जो आपका दक्षिण पश्चिम भारत का कुछ हिस्सा है, ये एरिया इनके अंडर आता था सातवाहन का। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। अब ये क्या है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक ये रहे शासन में, और जो मुख्य रूप से दक्कन का जो पठार है आपका, बेसिकली ये जो पठारी इलाका है यहाँ पर था इनका शासन। तो मैप से समझ आ गया होगा आपको ये कहाँ पे थे। राजनीतिक विकास किस तरीके से होता है इनका, आइए वो मैं आपको समझा देता हूं।
तो सातवाहन साम्राज्य की स्थापना, तो सातवाहन जिन्हें आंध्र के नाम से भी जाना जाता है, ये मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद में सत्ता में आए थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के जस्ट बाद ये सत्ता में आते हैं और उनके राज्य में आज के समय का महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्से, ये वाला जो एरिया है आज की डेट में आप देखोगे तो वो आता था। बाद में इसका विस्तार थोड़ा मध्य भारत तक और हो गया था, यहाँ तक भी हो गया था। ठीक है, उज्जैन वगैरह तक। तो इस तरीके से इनका ये क्षेत्र विस्तार है। प्रशासनिक संरचना की बात करें तो इनका प्रशासन जो होता था उसमें केंद्रीकृत था भाई, राजा के पास सारी पावर थी। जो सत्ता में जो मेन सबसे मजबूत आदमी था वो राजा था, और इसके अलावा स्थानीय कुछ अधिकारी भी होते थे जो राजा को सपोर्ट करते थे। फिर है मातृ नाम संबंधी उपाधियां। अब एक बात याद रखना, ये महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे भाई। सातवाहन राजा अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते थे। उदाहरण के लिए गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो गौतमी उनकी माता का नाम है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो ये अपनी माता को रिस्पेक्ट देते थे, अपनी माँ के नाम पर ही अपना नाम रखा करते थे, तो बहुत अच्छी बात है। प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो भाई साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। हर प्रांत का अपना एक राज्यपाल होता था जो वहां के कार्यों को संभालता था, जिसको अमात्य भी कहा जाता था। लोकल लेवल पर जो प्रशासन होता है उसकी देखरेख के लिए यही जिम्मेदार होता था जो राज्यपाल आपका होता था। फिर इसके बाद है व्यापार और अर्थव्यवस्था में भूमिका। तो सातवाहनों ने महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण कर लिया था, क्योंकि भाई जो इनकी लोकेशन थी ना, वहीं से ज्यादातर व्यापारी लोग आते जाते थे, तो व्यापारिक मार्ग पर इनका कब्जा था। तो होता क्या था, ये टैक्स वगैरह भी लेते थे व्यापारियों से, आने जाने वालों से। तो इसमें एक व्यापारिक मार्ग है दक्षिण पथ, जो कि उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ता था, ये रास्ता, तो वो भी इन्हीं के अंडर में आता था। ठीक है, फिर इसके बाद है उन्होंने अंतर्देशीय और विदेश व्यापार दोनों को सुगम बनाया और भारत को रोमन साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ा। यानी कि ये लोग बाहर के साम्राज्यों से भी व्यापार करते थे, ऐसा पूरा पूरा हमको जो है सबूत मिलता भी है। और सोना, चांदी और सीसा, ये विभिन्न धातुओं के सिक्के इनके कार्यकाल में देखने को मिलते हैं हमें, सोना, चांदी और सीसा। ठीक है, इसके अलावा इनमें प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ था, कलात्मक डिजाइन भी बने हुए थे, कभी हाथी बना होता था, कभी घोड़ा बना होता था, जो कि दिखाता है कि आर्थिक रूप से सातवाहन लोग बहुत पावरफुल थे। ठीक है, और समृद्ध थे। युद्ध और सैन्य उपलब्धियों की बात करें तो सातवाहनों ने शकों के साथ संघर्ष किया। जो शक साम्राज्य था, जो शक लोग थे, आपने अगर सुना हो, ठीक है, जिनको क्षत्रप भी कहा जाता था, तो इनको इन्होंने जो है संघर्ष में हराया और दक्कन में भी अपना दबदबा बनाया। तो सातवाहन थे तो भाई बहुत शक्तिशाली। और उनके सबसे महान शासकों में से हैं गौतमी पुत्र शतकर्णी। उन्होंने शकों को हराया और साम्राज्य का काफी विस्तार किया, तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा उन्होंने व्यापार मार्गों की सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सेना भी बनाई, यानी कि व्यापारिक मार्ग सुरक्षित रहे और साम्राज्य भी सुरक्षित रहे इंटरनली भी। तो इसलिए उन्होंने एक मजबूत सेना को रखा, जो कि बहुत तगड़ी सेना थी। सांस्कृतिक सेतु के रूप में भूमिका, तो सातवाहनों ने उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ा, क्योंकि इनकी जो लोकेशन है वो एकदम मध्य भारत के आसपास की है। तो ऐसे में आप कह सकते हो कि जब व्यापार के लिए लोग आते थे नॉर्थ इंडिया के इधर, तो उनकी संस्कृति भी इधर मिल गई, साउथ वाले जाते थे उनकी संस्कृति भी मिल गई। तो लोगों के विचार, धार्मिक संस्कृतियाँ और बाकी जो चीज़ें हैं उनका आदान प्रदान देखने को मिलता है यहाँ पे। अब इनके काल में सांस्कृतिक विकास किस तरीके से हुआ वो भी मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ। तो सातवाहन बौद्ध और हिंदू धर्म के संरक्षक थे, यानी कि ये दो धर्मों को सपोर्ट करते थे। एक तो हिंदू धर्म सनातन हमारा, और एक है बौद्ध धर्म, इसको ये लोग बहुत बढ़ावा देते थे, कोई दिक्कत नहीं थी इनको। और बौद्ध धर्म यानी कि उन्होंने अमरावती का स्तूप और कार्ले चैत्य जैसे स्तूपों, विहारों और चैत्यों का निर्माण का समर्थन करवाया। यानी कि चैत्य क्या होता है, बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड कोई आर्किटेक्चर होता है जो बनाया जाता है स्तूपों के ही आसपास। और वो इसके अलावा जो स्तूप बनते हैं जहाँ पे महात्मा बुद्ध से रिलेटेड अवशेषों को वो रखा जाता था, तो अमरावती का स्तूप बहुत फेमस है वैसे। तो ऐसे जो आर्किटेक्चर जो होते हैं, जो ऐसी हमें देखने को मिलती हैं चीज़ें, वो इन्होंने अपने टाइम पे बनवाया भी और उसको सपोर्ट भी किया और नष्ट होने से भी बचाया। हिंदू धर्म के लिए अगर देखें तो वो लोग जो है भाई अश्वमेघ यज्ञ भी करवाते थे, राजसूय यज्ञ भी करवाते थे, और बलिदान वगैरह भी करते थे। तो ब्राह्मणों से ये पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस थे, उनको पूरा प्रभाव था इनके ऊपर ब्राह्मणवादी परंपराओं का। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं
इन्होंने कुछ इस तरीके से भी जो पत्थरों को काट कर, शैलों को काट कर मंदिर बनाए जाते हैं, शैलों को काट कर जो स्थापत्य कला होती है, ठीक है, वो इन्होंने विकसित करी अपने टाइम पे। तो ये आप देख सकते हो, कैलाशनाथ मंदिर भी है एक, और ऐसे ही कई सारे मंदिर और देखने को मिलते हैं इनके टाइम पे। तो ये जो होता है इसको कहते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर, यानी कि पत्थरों को, चट्टानों को काट कर उसके बाद बनाना। स्तूप निर्माण, उन्होंने स्तूपों के विकास में भी योगदान दिया। देखो ये स्तूप होता है, स्तूप क्या होता है, बेसिकली पवित्र जगह होती है बौद्ध धर्म के लोगों के लिए, यहाँ पे ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड चीजें रखी जाती हैं, तो ये भी इन्होंने बनवाए। जैसे अमरावती का स्तूप अपनी जटिल नक्काशी और मूर्तियों के लिए जाना जाता है। अमरावती का स्तूप बहुत ज्यादा सुंदर था, ठीक है, तो वो वहाँ की जो मूर्तियां हैं वो बहुत सुंदर थी, तो उसको इन्होंने सुरक्षित रखा, ठीक है। इस तरीके से वो स्तूप दिखते हैं, देखो कितना सुंदर आपको लग रहा होगा बैकग्राउंड में। ये होते हैं पवित्र स्थान बौद्ध धर्म के, जैसे हिंदुओं में मंदिर होते हैं, ये अपने स्तूप में जाके बैठते हैं, इनको शांति मिलती है। भाषा और साहित्य की बात करें तो प्राकृत भाषा जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी कामकाज की, और शिलालेख अक्सर ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे, ठीक है, प्राकृत वहां पे भाषा चलती थी। और सिक्का और शिलालेख, तो सातवाहनों ने प्राकृत और ब्राह्मी में द्विभाषी शिलालेखों के साथ, यानी कि दो भाषा में शिलालेख होते थे इनके। शिलालेख यानी कि पत्थर पर जो लिखा जाता था, एक तो ब्राह्मी में और एक प्राकृत में, सिक्के भी जारी करे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा ये सांस्कृतिक मामले में बहुत आगे थे। शिलालेख उनके प्रशासन, समाज, धर्म और कला के बारे में बताते हैं। शिलालेखों पे जो डिटेल लिखी होती थी वो बताती है कि हमें कैसा इन लोगों का प्रशासन था, समाज कैसा था, और धर्म की क्या स्थिति थी भाई इनके समय में। सामाजिक और आर्थिक जीवन की बात करें तो सातवाहनों ने वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा दिया। वर्ण व्यवस्था आप सभी को पता है कि भाई सबसे पहले आपके जो है वो ब्राह्मण आएंगे, उसके बाद आपके जो है क्षत्रिय आएंगे, फिर उसके बाद जो है आपके वैश्य आएंगे, और लास्ट में जो है शूद्र आएंगे। तो ये जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी इसको इन्होंने सपोर्ट करा, और इनके शासनकाल में व्यापार का विकास हुआ, शहरीकरण हुआ, और इसके अलावा बंदरगाह वगैरह भी बनाए गए जो कि समुद्री व्यापार के लिए बनाए जाते थे। तो ये चीज़ें आप याद रखना। और महिलाओं की भूमिका की बात करें तो ये आप समझ गए होंगे कि महिलाओं को बहुत स्पेशल समझा जाता था। जो राजा महाराजाओं की माताएं होती थी उनको तो भाई उनके नाम से वो अपना नाम भी रख लेते थे, जैसे गौतमी पुत्र, सतकर्णी। इनकी रानियां जो होती थी वो भी बहुत पावरफुल होती थी, ये हमें शिलालेखों से पता चलता है, ठीक है। बड़ी बड़ी धार्मिक जो इमारतें होती थी उनको बचाने में इनकी रानियों का भी बहुत योगदान रहा है। तो महिलाओं का तो भाई पूरा सम्मान था। अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, यानी कि मौर्य साम्राज्य जो था उसके अंदर उसका जो प्रशासन था वो कैसा था। तो सबसे पहले तो ये जितना आपको नजर आ रहा है ब्राउन कलर में, ये आपका पूरा मौर्य साम्राज्य है, ठीक है। जितना भी आप देख पा रहे हो ये पूरा आपका मौर्य साम्राज्य है, ठीक है। आप देख सकते हो कितना बड़ा विशाल साम्राज्य था। तो अब इनके यहाँ पे प्रशासन कैसे होता था समझते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी गई थी। भारतीय उपमहाद्वीप का ज्यादातर भाग कवर करता था। सबसे पहला ये साम्राज्य है जो इतने बड़े लेवल पर था हमारे इंडिया में, आप मान के चलो इससे पहले कोई इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक जैसे राजा हुए, इनका मार्गदर्शन मिला। इसकी वजह से जो ये आप कह सकते हो जो आपका मौर्य साम्राज्य था ये बहुत पावरफुल हो गया और बहुत केंद्रीकृत था, यानी कि राजा के पास ज्यादा पावर थी। तो इनका प्रशासन केंद्रीकृत था, पूरी तरीके से राजतंत्र था, राजा ही सब डिसीजन लेता था। विधायी शक्तियां, न्याय की शक्ति, जो भी शक्तियां हैं वो सब राजा के पास ही होती थी। उदाहरण के लिए अशोक ने प्रशासन पर महत्वपूर्ण व्यक्तिगत नियंत्रण का प्रयोग किया, खासकर धम्म को अपनाने के बाद। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल जो अशोक एक राजा था वो पूरी तरीके से अपने मन से सब करता था, जो उसको अच्छा लग रहा है वो करेगा, जो उसको नहीं अच्छा लग रहा है वो उसको बंद करवा देगा। यानी कि कोई भी यहाँ पे और कोई बंदा नहीं कुछ डिसीजन ले सकता, राजा का डिसीजन फाइनल होगा। राजा अपना मंत्री परिषद के साथ बैठ के सलाह ले सकता था कि जिससे निर्णय लेने में थोड़ी सहायता होगी, मदद मिलेगी, लेकिन राजा ही डिसीजन लेगा। राजा की भूमिका की बात करें तो राजा पूरे साम्राज्य का मुखिया होता था, कानून व्यवस्था सब राजा के हाथ में ही होती थी, और प्रशासन का कामकाज जो है राजा की निगरानी में होता था, और इसके अलावा जितने आदेश जारी होते हैं वो राजा करता था। और अशोक ने विशेष रूप से धम्म और जन कल्याण पर ज्यादा जोर दिया था। आपको मैंने धम्म में ऑलरेडी पढ़ा दिया है अशोक के बारे में, ठीक है, तो मैं बाकी इसको दोबारा नहीं बताऊंगा। और मंत्री परिषद होती थी, वित्त, रक्षा और कूटनीति के विशेषज्ञों सहित। ये एक तो देखो भाई वित्त मामले जो होते हैं फाइनेंशियल, एक तो इनके सलाहकार होते थे। रक्षा यानी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड सलाहकार होते थे। कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी से रिलेटेड सलाहकार होते थे, जो बताते थे भाई किस राजा के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए।
तो मंत्री जो बनता था वो अपनी योग्यता के आधार पर बनता था और उसकी निष्ठा कितनी है, कितने वो एफर्ट लगा रहे हैं। और ये सब हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में देखने को मिलता है, जो कौटिल्य या चाणक्य ने लिखी थी। दोनों का नाम एक ही है, एक ही बंदे का नाम है। विभाग की बात करें, डिपार्टमेंट बटे हुए थे, प्रशासन को विभिन्न मतलब जो है विभागों में बांटा गया था। टैक्स वाला विभाग अलग था, ठीक है, रक्षा का विभाग अलग था, वाणिज्य का अलग था, कृषि का विभाग अलग था। हर विभाग के अधिकारी होते थे जो अपने लेवल पर चीज़ों को संभालते थे। और प्रांतीय प्रशासन, प्रशासन को प्रांतों में डिवाइड किया गया था, जिसको जनपद कहा जाता था। कई सारे जनपद होते थे, हर जनपद पे एक कुमार होता था। कुमार होता है एक राजा का बेटा, तो राजा का बेटा जो है अपना जनपद संभालता था। एक राजकुमार होता था, वो अपने एरिया को संभाल लेता था। और प्रमुख प्रांतों की बात करें या जनपदों की बात करें, महाजनपदों की, मगध है, गांधार, अवंती, कलिंग, ठीक है, और ये बड़े बड़े जनपद थे जिनको राजकुमार संभाला करते थे। स्थानीय प्रशासन को जिलों और गांवों में भी बांटा गया था। अब ये जो जनपद है, फिर ये इस पे गांव भी होंगे, बहुत सारे जिले भी होंगे, तो इस तरीके से प्रशासन पूरा बटा हुआ था। अधिकारी सारे मतलब लेवल पे होते थे। जिला प्रशासन यानी कि प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था, जिनका नेतृत्व जिला अधिकारी करते थे, जिनको राज्यों को कहा जाता था, जो जिला से रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रशासन संभालते थे। इनका काम होता था भूमि राजस्व यानी कि जमीन से टैक्स लेना, न्यायिक कर्तव्य, थोड़े छोटे मोटे झगड़े सुलझा देना, कृषि गतिविधियों पर निगरानी रखना कि भाई खेती कैसी चल रही है, कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। और ग्राम प्रशासन यानी कि गांव के लेवल पर भी प्रशासन होता था। ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। और गांव का मुखिया होता था जिसको ग्रामीणी कहा जाता था, जो गांव के लेवल पर जो मामले होते थे उसको संभालता था, टैक्स ले लेता था कभी कभी। और इसके अलावा ग्रामीणों यानी कि गांव के लोग और जिला अधिकारियों के बीच में एक संपर्क का काम करता था। गांव के लोगों की समस्या जिला तक पहुंचाता था, जिला के जो आदेश होते थे वो गांव के लोगों को पहुंचाता था। तो ये काम था ग्रामीणी का। राजस्व प्रणाली की बात करें तो मौर्य प्रशासन के पास एक कुशल और सुव्यवस्थित राजस्व प्रणाली थी, यानी कि बहुत अच्छी प्रणाली थी इनकी टैक्स वसूलने की। जमीन से टैक्स लेते थे, ठीक है। ये सबसे इनकम का सबसे पहला सोर्स जो होता था वो जमीन का टैक्स होता था। जो किसान अपने जो भी उनका प्रोडक्शन होता था, उत्पादन में से कुछ हिस्सा, आमतौर पर छठा भाग देते थे अपने उत्पादन का। और व्यापार पर भी कर लगता था, वन और खदानों पर भी कर लगाए जाते थे, ठीक है। अगर वन से कुछ ला रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो टैक्स आता था इसका यूज सेना के लिए होता था, जनता के लिए कल्याण के लिए योजनाएं बनाने में होता था, शहरी खर्चा जितना भी होता था वो इसे टैक्स से सब कुछ होता था। और न्याय की बात करें तो राजा कानूनी मामलों में सर्वोच्च अधिकारी था। जैसे आज इंडिया में सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च है ना, वैसे उस टाइम पे राजा सर्वोच्च होता था। राजुक और अमात्य जैसे अधिकारी स्थानीय विवादों को संभालते थे। जो राजुक होता था यानी कि जो छोटे लेवल के अधिकारी हैं, जो अमात्य लोग हैं, मंत्री मंत्री हैं, ये क्या करते थे, छोटे लेवल के विवादों को संभाल लेते थे, कानून व्यवस्था को लागू करवाते थे। अर्थशास्त्र हमें ये बताता है कि अपराधों को रोकने के लिए कठोर दंड दिया जाता था। अगर किसी ने अपराध करा है तो भाई उसको दंड बहुत कठोर मिलेगा ताकि दोबारा वो ऐसा अपराध ना करे। सैन्य संगठन की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की सेना बहुत बड़ी थी, बहुत विशाल सेना थी भाई, बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो रक्षा के लिए सेना भी मजबूत चाहिए। पैदल सेना भी थी, घुड़सवार सेना भी थी, युद्ध में हाथी भी होते थे, रथ भी होते थे इनके पास। और इसके अलावा एक डेडिकेटेड विभाग भी था भाई युद्ध संभालने के लिए, जो आपका रक्षा विभाग होता है, जहाँ पे मंत्री होता था प्रॉपर, और पूरी एकदम प्रैक्टिस होती थी, ट्रेनिंग होती थी, भर्ती की थी, मतलब उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती थी। और व्यापार मार्गों और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए नौसेना भी थी, ठीक है। व्यापारिक मार्गों पर भी सेना तैनात रहती थी। जो तटीय इलाके होते थे वहां पे नौसेना भी रहती थी। तो ये आप मान के चलो सेना बहुत मजबूत थी इनकी। इनके पास जासूस भी होते थे। जासूस का काम क्या था, खुफिया जानकारी लाना। ये अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है ऐसा। आंतरिक और बाहरी मामलों पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए जासूस होते थे, जो कि खबरी होते थे, इधर की खबर उधर लाते थे और राजा को बता देते कि हे राजा, ये खतरा हम पे हो सकता है, मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली है। तो ये ऐसी ही उड़ती उड़ती खबरें लाने का काम जासूसों का होता था। शहरी प्रशासन की बात करें तो पाटलिपुत्र राजधानी थी। ऐसे शहरों के अंदर आप देख सकते हो बहुत अच्छे से इन शहरों को मतलब जो है बनाया गया था। अधिकारी बहुत ज़्यादा थे और शहरों में जो है समितियां भी होती थी जो शहरों का पूरा मैनेजमेंट करती थी, साफ सफाई, और इसके अलावा व्यापार और कानून से रिलेटेड जो जितनी भी चीज़ें हैं उसको संभालना, ये सब समितियां यानी कि कमेटी होती थी जो संभालती थी। सड़कें, बाजार और अन्न भंडार जैसे बुनियादी ढांचे का अच्छी तरीके से रखरखाव किया जाता था। यानी कि सड़कें बहुत अच्छी थी, बाजार बहुत अच्छे थे, अन्न भंडार जहाँ पे अनाज रखा जाता था, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी भाई इनकी। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य में परिलक्षित समाज
और संस्कृति का विवरण दो। संगम साहित्य, ठीक है, संगम ग्रंथ जो आपके साउथ इंडिया का साहित्य है उसमें क्या पता चलता है आपको। संगम साहित्य है जिसकी रचना 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच में हुई थी, सबसे पुरानी तमिल साहित्यिक परंपराओं में से एक है। तमिल में ये साहित्य लिखा गया है जो कि प्राचीन तमिलकम के बारे में हमें बताता है। देखो ये जो हमारा इंडिया है इसका साउथ इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट पहले तमिलकम कहलाता था। आज तो अलग अलग राज्य बन गए हैं बट पहले इसको तमिलकम कहा जाता था। और उस टाइम पे समाज कैसा था, संस्कृतियां कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, राजनीति कैसी थी, सब आपको संगम साहित्य में देखने को मिलता है। और कविताओं के रूप में भी ये लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। सभी ये लोग आते थे, संगम का मतलब होता है मिलना, तो ये बड़े बड़े कवि लोग आते थे तमिल में और उसके बाद ये साहित्य की रचना करते थे। संगम साहित्य में प्रतिबिंबित समाज, तो संगम साहित्य में किस तरीके के समाज की बात की जा रही है आइए आपको बताता हूं। सामाजिक संरचना, तो जनजातीय समाज था, यानी कि ट्राइबल लोग रहते थे। समाज जनजातियों में बटा हुआ था, कुलों में बटा हुआ था, जिसका नेतृत्व अक्सर कुलों का मुखिया करता था, जो कि मतलब जिसको वेलीर कहा जाता था। और परिवार पितृसत्तात्मक था, यानी कि लड़कों की ज्यादा चलती थी, पिता घर का मुखिया होता था। इतना समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत सिंपल है। फिर है विविध सामाजिक समूह, समाज जातियों में बटा हुआ नहीं था बल्कि इसमें किसान, योद्धा, व्यापारी, कारीगर जैसे अलग अलग व्यावसायिक समूह थे, यानी कि जातियों के आधार पर डिवाइड नहीं था, व्यवसाय के आधार पर समाज बटा हुआ था। ब्राह्मण भी थे लेकिन बाद के समय की तुलना में उनकी भूमिका सीमित थी, यानी कि ब्राह्मण भी थे बट उनकी भूमिका उतनी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी, ठीक है, सीमित भूमिका थी। महिलाओं की भूमिका की बात करें साउथ इंडिया में उस टाइम, तो संगम समाज में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। अक्सर उन्हें मजबूत, स्वतंत्र और गुणी समझा जाता था कि महिलाएं बहुत मजबूत होती हैं। और उनकी भूमिका थी भाई, खेती में मदद करवाती थी, घरेलू काम करती थी, और इसके अलावा उनकी सुंदरता के लिए बहुत उन्हें जाना जाता था महिलाओं को। उनमें दिमाग बहुत होता था। और कुछ महिलाएं जैसे कि अवैयार, कवि और बुद्धिजीवी भी थी, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है कि महिलाएं कविताएं भी लिखती थी और दिमाग से भी बहुत तेज थी, तो ये आप कह सकते हो। विवाह की बात करें तो विवाह में लेकिन प्रेम और रोमांटिक रिश्ते भी व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते थे। अगर लव मैरिज हो रही है तो वो भी एक्सेप्टेबल थी उस टाइम की सोसाइटी में, लोग थोड़े दिमाग के खुले हुए थे। और विधवाएं, यानी कि इसके अलावा शुद्धता की अवधारणा को बहुत सम्मान दिया जाता था कि भाई, और विधवाएं अक्सर तपस्या का जीवन चुनती थी। शुद्ध रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इनके लिए कि कोई लड़की जो है किसी और के साथ कोई संबंध ना बनाए, और जो विधवा है एक बार जिसका पति मर गया तो वो तपस्या का जीवन जिए, यानी कि अपने घर के अंदर रहे, ज़्यादा बाहर ना जाए। परिवार और रिश्तेदारी की बात करें तो परिवार का विस्तार किया गया और रिश्तेदारों के बीच मजबूत संबंध बनाए गए, यानी कि रिश्ते बहुत अच्छे थे। बुजुर्गों के प्रति सम्मान होता था, मेहमानों का बहुत अतिथि सत्कार होता था, मेहमान आते थे तो भाई सब अच्छे से होता था, उनके रिस्पेक्ट वगैरह। आर्थिक अगर विशेषताएं बताऊं तो किसान चावल, गन्ना और बाजरा जैसी फसलें उगाया करते थे। कारीगर जो लोग होते थे उसके समाज में बुनाई का काम करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, धातु से सामान बनाते थे। व्यापारिक लोग आंतरिक और बाहरी दोनों व्यापार करते थे। और कुछ बंदरगाह भी थे भाई वहाँ पे तटीय इलाकों में, जहाँ पे पानी वाले जहाज खड़े होते हैं, जैसे पुहार, ठीक है, जिसको कावेरी पट्टिनम भी कहा जाता है। ये बहुत हलचल वाले बंदरगाह होते थे जहाँ व्यापारी लोग सारे आके इकट्ठे होते थे। और त्योहार और समारोह की बात करें तो त्योहार अक्सर कृषि चक्र और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े होते थे, जैसे कि पोंगल, आपने सुना होगा, पोंगल आज भी सेलिब्रेट होता है। ये फसल उत्सव, समृद्धि और समुदाय का जश्न मनाते थे। ये जब फसल कटती है उस टाइम पे ये सब लोग खुश हो जाते थे तो वो पोंगल के रूप में उसको सेलिब्रेट करते थे। तो इनके त्योहार जो हैं वो कृषि से जुड़े हुए थे कि जब फसल कट रही है तो उसको आप त्योहार की तरह सेलिब्रेट कर रहे हो। संगम साहित्य में प्रतिबिंबित संस्कृति, ये तो समाज हो गया। अब संस्कृति के बारे में आपको बता देता हूँ, संस्कृति में क्या बताया गया है। राजनीतिक और योद्धा संस्कृति, तो संगम साहित्य में तमिलकम के सरदारों और राजाओं का विशद वर्णन किया गया है। देखो भाई, ये जो हमारा इंडिया है नीचे का, ये तमिलकम है। यहाँ पे राजा भी होते थे, यहाँ सरदार होते थे कबीलों के, ठीक है। राजा थोड़े बड़े लेवल पे होते थे, सरदार छोटे कबीलों के होते थे। तो यहाँ पे 3 राजवंश देखने को मिलते हैं जिनको मूवेंदर कहा गया इनकी भाषा में, चोल, चेर और पांडे, ठीक है। ये 3 राजवंश सबसे बड़े राजवंश थे। राजाओं से वीर योद्धा और परोपकारी शासक होने की अपेक्षा की जाती थी कि हर कोई एक्सपेक्ट करता था राजा हमारा योद्धा होगा और दूसरों पे उपकार करेगा, अच्छा राजा होगा। और योद्धा संहिता
इसका मतलब है युद्ध में वीरता का जश्न मनाया जाता था और पराजित योद्धा अपमान के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता देता था। लोग ये मानते थे कि मैं युद्ध में हारने से ज्यादा मरना पसंद करूंगा। और वीर पत्थर शहीद योद्धाओं की स्मृति में बनाए जाते थे, उनको दफनाकर या उनकी याद में एक पत्थर लगा दिया, भाई उसका नाम लिख दिया, हाँ यार ये बंदा शहीद हुआ था। तो इस तरीके से होता था। धार्मिक विश्वास की बात करें तो प्रकृति की पूजा होती थी, पहाड़ नदी पेड़ जैसे प्राकृतिक जो चीजें हैं इनकी पूजा होती थी। देवताओं की बात करें तो मुरुगन को युद्ध का देवता माना जाता था, कोट रवै को विजय की देवी माना जाता था, मयोन को विष्णु जी का ही एक अवतार या पहला रूप माना जाता है। इन दो तीन देवी देवताओं की पूजा वो लोग करते थे। ठीक है। अनुष्ठान और बलिदान की बात करें तो पशु बलि और देवताओं को चढ़ावा चढ़ाना आम बात थी, पशुओं की बलि दी जाती थी भाई देवी को देवताओं को। ब्राह्मणों का प्रभाव था, कुछ पुरानी वैदिक प्रथाएं चलती थी, लेकिन अभी तक तमिल संस्कृति पर उनका प्रभुत्व उतना नहीं था। वैदिक प्रथाएं कहीं कहीं पर थी, ठीक है, जो रीति रिवाज हैं, लेकिन तमिल लोगों के ऊपर उतना ज्यादा ब्राह्मणों का प्रभाव नहीं था जितना नॉर्थ इंडिया में था। साहित्य और कला की बात करें तो कविता दो मुख्य विषयों में विभाजित थी। जो इस टाइम पे ज्यादातर कविताएं लिखी गई हैं वो एक तो अकम है, जो प्रेम की कविताएं होती थी, भावनाओं रिश्तों पर, ठीक है, लवी डवी कविताएं। एक है पुरम, जिसको हम कहते हैं वीर कविताएं, जो युद्ध के ऊपर, वीरों के ऊपर, राजा महाराजाओं के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर लिखी जाती थी। दो तरीके की कविताएं संगम काल में हमें देखने को मिलती हैं। संगीत और नृत्य की बात करें तो भाई बहुत ज्यादा अभिन्न अंग था समाज का, संस्कृति का, म्यूजिक। एक तो वीणा और ताल वाद्य जैसे वाद्य यंत्रों का उल्लेख किया गया है, यानी कि एक तो याज नाम से एक वीणा जैसा कुछ होता है ऐसा, ठीक है, ये वो लोग प्ले करते थे, बजाते थे। तो संगीत का बहुत ट्रेंड था, नृत्य वगैरह बहुत ज्यादा होता था। भाषा और शिक्षा की बात करें तो सबसे प्राथमिक भाषा तमिल थी, यानी कि सबसे डोमिनेटिंग, जो सबसे ज्यादा जिसका प्रभाव था जिस भाषा का, वो तमिल है, जो अपनी समृद्धि और परिष्कार के लिए जानी जाती है। लोग मानते थे तमिल बहुत समृद्ध लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था, लोग पढ़ाई लिखाई पे बहुत ध्यान देते थे, खासकर कवियों और बुद्धिजीवियों के लिए जो समाज में सम्मानित स्थान रखते थे। जो भी कवि है उनसे एक्सपेक्टेड था भाई ये बंदा पढ़ा लिखा हो। बुद्धिजीवी लोग होते थे, बहुत पढ़ते थे, समाज में उनको बहुत रिस्पेक्ट भी दी जाती थी, उनका एक स्थान था। तो ये आपके जितने भी प्रश्न मैंने करवाए हैं आप इतना कर लो, आपके पेपर में इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला यार, इतना ही इसको अच्छे से कर लेना। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।